स्टूडेंट्स। तो आज हमारा लॉगरिथम के अगला लेक्चर और उस लेक्चर पे अपन और कुछ टाइप के क्वेश्चंस, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको काफी सारे क्वेश्चन कराए थे। आज के लेक्चर में अपन और कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस जो है वो देखने वाले, और वो देखने के बाद जबकि लॉगरिथम आप पहले भी पढ़ के आए हो 8th 9th में, तो मुझे इतना तक लगता है कि इतना सा मोर देन इनफ है। चाहे आप पढ़े हो या फिर नहीं पढ़े हो, अगर ये तीनों लेक्चर आप प्रॉपर्ली देखते हो और समझने का प्रयास करते हो तो सफिशिएंट है एज ए टीचर मेरे लिए कराना, ठीक है। उसके बाद आज के लेक्चर के बाद पूरा शीट आपको प्रॉपर्ली सॉल्व करना है। लेक्चर देखने के बाद थियरी भी पूरा कंप्लीट हो गया लेक्चर 1 में, लेक्चर 2 और 3 में। आज का लेक्चर हालांकि इतना लंबा तो नहीं होगा, बट अगर उसमें सफिशिएंट चीजें कवर हो जाएंगे तो आज के लेक्चर के बाद ये तीनों लेक्चर प्रॉपर्ली देखने के बाद अपने को शीट जो है वो पूरा सॉल्व करना है आपको, और वो जल्दी जल्दी सॉल्व करना है क्योंकि थर्सडे रात से आपको वही इनइक्वालिटी का लेक्चर मिलना शुरू हो जाएगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो ये 3 लेक्चर लॉग का देखने के बाद आप प्रॉपर्ली पूरा शीट सॉल्व कर सकते हो, और वो मोर देन इनफ है फॉर आईटीजी। समझ में आ रहा है ना, क्लियर। बाकी अगर मैं बात करूं तो आप इतना सा समझ सकते हो कि एक और लेक्चर आएगा लॉग का, लेक्चर नंबर 4। उसमें पूरा शीट का जितना भी आपके डाउट होंगे या फिर कितना भी जो भी क्वेश्चन है आप बना नहीं पाएंगे, वो सारे क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वो हो जाएगा हमारा लेक्चर नंबर 4 में, जो कि लास्ट लेक्चर होगा लॉग का। आज सेकंड लास्ट लेक्चर है, पढ़ाना आज के लेक्चर में खत्म हो जाएगा, अगला लेक्चर सिर्फ डिस्कशन होगा, ठीक है। और मैं आपको जल्दबाजी ये कर रहा हूँ, इसीलिए जल्दी जल्दी आपको काम करने के लिए बोल रहा हूँ सभी को, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि थर्सडे रात तक आप सभी बच्चे सेट थ्योरी और लॉगरिथम ये दोनों चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लो। बेसिक मैथ्स में अगर कुछ बाकी है तो वो बाद में आप कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, बट ये दोनों चैप्टर आप अच्छे से कंप्लीट कर लो, क्योंकि इनइक्वालिटी से पूरा मैथमेटिक्स का अगर मैं बात करूं तो कैलकुलस पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे तगड़ा चैप्टर शुरू होगा। उसमें काफी सारे कंसेप्ट्स पढ़ाऊंगा, काफी सारे मतलब बहुत सारी चीजें बताए जाएंगे आपको, ठीक है। और वो कंप्लीटली बोर्ड एग्जाम में तो इनइक्वालिटी आप देखोगे तो 1 घंटा पढ़ा दूंगा तो सफिशिएंट है, बट आईटीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको मुझे 5-6 लेक्चर तक अच्छे से 1.5 घंटा एक लेक्चर लेकर के एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि काफी सारी चीज उधर हम कवर करेंगे और सीखने वाले। बेसिक इनइक्वालिटी सॉल्व करना है, मॉड्यूलस सॉल्व करना है, इरेशनल इनइक्वालिटी आता है, फिर आपका और भी सारे टाइप इनइक्वालिटी आते हैं, फिर लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी आएंगे, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी आएंगे, समझ में आ रहा है ना। और फिर आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी, जो कि हम इस इनइक्वालिटी के साथ तो कवर नहीं करेंगे, वो हम ट्रिग्नोमेट्री वाले सेक्शन में कवर करेंगे, ठीक है। क्योंकि बिना ट्रिग्नोमेट्री पढ़े वो चीज हम समझ नहीं सकते, बट इनइक्वालिटी जो ब्रांच है वो काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ा ब्रांच है, तो उसको हमें बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। यूं समझ लो आप बात को कि अगर अपने को अपना बोर्ड एग्जाम का बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। बोर्ड एग्जाम तो देखो जितना मैं पढ़ाता हूं उसका अगर 30% पढ़ा दूंगा तो आप 100 में 100 लेके आ जाओगे, बट अगर मैं आईटीजी की बात करूं तो आईटीजी का एग्जाम को अगर आप अच्छे से क्लियर करना चाहते हो, अगर बाकी सब्जेक्ट तो मुझे नहीं पता, बट मैथमेटिक्स में अगर आप 80% तक टारगेट लगाते हो आईटी में, जो कि सफिशिएंट है, मतलब मोर देन इनफ है, ठीक है। अभी सफिशिएंट किसी के लिए कोई लेवल अपन डिसाइड नहीं कर सकते बेंचमार्क, बट आप जानते हो कि टॉप 100 में आते हैं 80% मैथ्स में, ठीक है। उसमें भी नहीं आते किसी का, ठीक है। तो 80% में AIR1 का भी आता है ATFs, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि बहुत ही अच्छा मार्क्स है ना 80% आईटी मैथ्स में। तो अगर उस लेवल तक अगर आप पहुंचना चाहते हो तो ये इनइक्वालिटी आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इसके बिना हम ना फंक्शन पढ़ सकते, और अगर हम फंक्शन नहीं पढ़ सकते तो पूरा कैलकुलस, जो मान लो लगभग पूरा आईटी का मैथ्स में 40% कंट्रीब्यूशन दे देता है, ठीक है, तो वो आपका पूरा बिगड़ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, वो कुछ आप समझ नहीं पाएंगे। और हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि आईटी आप जानते हो कि मिक्स करके सवाल बना देता है, ठीक है। मैं एक और वीडियो बना करके आपको सारे कहानी एक्सप्लेन करूंगा, बट इतना सा आप समझ जाओ कि काफी दिक्कतें होने वाले, मैथमेटिक्स आपका बिगड़ जाएगा अगर आप इनइक्वालिटी को सही से समझते नहीं हो, ठीक है। लॉग का शीट में आपको कुछ इनइक्वालिटी वगैरह मिला होगा, तो वो चीज को लेकर के आप टेंशन मत करो, क्योंकि वो मैं लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी वाला सेक्शन जो है वो ऐसे मैंने शीट में देके दिया है, बट वो मेजर सेक्शन जो है वो हम उधर कवर करने वाले हैं। इसका मतलब उधर इनइक्वालिटी वाले सेक्शन में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो उसका आप चिंता मत करो, बट आप इसको बहुत ही अच्छे से और मतलब जल्दबाजी में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लॉग और सेट को अगर आप थर्सडे तक निपटा देते हो ना सभी ईमानदारी से, पूरा शीट, सारे लेक्चर्स, नोट्स में कॉपी में आपका सारे सॉल्यूशन तैयार है, सब कुछ समझ में एकदम सेट है ना,
तो फायदा क्या है ना कि इनइक्वालिटी को शांति से धीरे धीरे पढ़ पाओगे, ठीक है। और वो उसमें जल्दबाजी करोगे तो वो पढ़ के भी फायदा नहीं होगा, समझ में आ रहा है ना। वो चैप्टर धीरे धीरे सीखने का चीज है, समझ में आ रहा है ना। उसको अगर जल्दी से अपन भी पढ़ाते जाएंगे, निपटाते जाएंगे, समझ में आ रहा है ना, आप भी ऊपर ऊपर जैसे मैं बोला बस सीख लिए, मेथड्स को सीख लिए, नहीं, काम नहीं चलेगा। डीप में जाके सोचना पड़ेगा और प्रॉपर्ली जैसे बताऊंगा वैसे ही आपको करना पड़ेगा। उसके लिए टाइम चाहिए, इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये काम जल्दी जल्दी निपटाओ, ठीक है, क्योंकि ये इजी है। सेट तो बहुत टाइम लेकर के पढ़ा है आपको, और लॉग जो है वो तो इजी सेक्शन है, इसीलिए उसको जल्दी बोल रहा हूँ कर लेने के लिए, ठीक है। तो आप जैसे अच्छे समझते हो आप उसी प्रकार से कीजिएगा, बट बेहतर होगा अगर आप मेरा बात मानते हो और थर्सडे तक सारी कहानी को निपटा देते हो, ठीक है। आज मंगलवार है। चलो, शीट में आपको लॉगरिथम का एक और चीज देखा होगा कि सर आपने तो ये चीज थ्योरी में कवर नहीं की है। तो मैं एक बच्चा मुझे पूछा, मैं भूल गया उस दिन, तो आज मैं ये पढ़ा देता हूँ। एक ही चीज है, एक ही पॉइंट है और कुछ नहीं, और सारी चीज कवर हो गया, ठीक है। तो आप देख लो ये चीज। बेसिकली होता क्या है कि लॉगरिथम ऑफ कोई भी वैल्यू, किसी भी वैल्यू का लॉगरिथम और उसका बेस अगर आपको पता है ना, तो आप देख करके इतना सा बोल सकते हो। ये तो नहीं बोल पाओगे कि इसका वैल्यू क्या होगा, उसके लिए तो लॉग चार्ट वगैरह चाहिए होगा आपको, है ना। बट इतना सा बोल सकते हो कि आईटी कभी भी इसका वैल्यू पे आपको सवाल नहीं पूछेगा, इफेक्ट तंग नहीं करेगा, वो इसका साइन पे तंग कर सकता है आपको, समझ में आ रहा है ना। जो आप लॉगरिथम बिना लॉग चार्ट, बिना एंटी लॉग चार्ट का इजीली डिटरमाइन कर सकते हो। बोले कैसे? अपना प्रॉपर्टी से सोच करके, डेप्थ में जाकर के, सिर्फ फॉर्मूला रटने से नहीं, उसका डीप में जाकर सोचना है कि उससे और क्या क्या हम एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो इस चीज को ना मैं देख के बता सकता हूं इसका आंसर पॉजिटिव होगा या इसका आंसर नेगेटिव होगा। आप जानते हो कि लॉगरिथम के अंदर पॉजिटिव होता है, बेस में पॉजिटिव होता है और 1 नहीं होता है। बट लॉगरिथम का जो आंसर है वो कुछ भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो 0 भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। कहने का मतलब वो 0 कब होगा? एक ही केस में हो सकता है, जब x का वैल्यू क्या 1 होगा, समझ में आ रहा है। वो पॉजिटिव कब होगा और वो नेगेटिव कब होगा सर ये नहीं पता, ये सिखा दो। तो देखो ये इस y का वैल्यू दैट इज log ऑफ x बेस a का आंसर डायरेक्टली आप देख के बोल दोगे कि इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा अगर इफ x एंड a आर सेम साइड ऑफ 1, सेम साइड ऑफ 1, समझ में आ रहा है। और ये क्या होगा? इफ x एंड a आर ऑपोजिट साइड ऑफ 1, ऑपोजिट साइड ऑफ 1, समझ में आ रहा है मेरी बात? क्लियर है। तो log ऑफ x बेस a का आंसर आप बोल रहे हो पॉजिटिव होगा अगर x और a 1 का सेम साइड में हुआ। नंबर लाइन में 1 जानते हो ना किधर है, ठीक है। x और a दोनों ही नेगेटिव, 0 से इधर तो जा नहीं सकता है। तो मैं 1 का सेम साइड मतलब क्या बोल रहा हूं? या तो 1 का सेम साइड का मतलब समझना है, या तो दोनों के दोनों 1 से बड़ा होगा या तो दोनों के दोनों 1 से छोटा होगा। मतलब या तो दोनों यहां पे रहेगा या तो दोनों इधर रहेगा, समझ में आ रहा है। तब इस लॉगरिथम का आंसर पॉजिटिव होगा, गारंटेड। और अगर x इधर है, a इधर है, या फिर x उधर हो गया और a इधर हो गया, तब जाकर के मसला चेंज हो जाएगा। आपका कहानी जो है वो क्या बन जाएगा? पूरा पूरा नेगेटिव बन जाएगा, समझ में आ रहा है। बोले सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? आप देखो खुद से समझ सकते हो, खुद से समझ सकते हो। मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं। देखो लॉगरिथम ऑफ, मैं एक आध वैल्यू लेता हूं आपको समझाने के लिए। जैसे मान लो 1 के उस साइड, राइट साइड में 2 वैल्यू पिक करता हूं, 3 और दूसरा है 2। आप जानते हो अच्छे से सर लॉग ऑफ, मुझे तो लगता है 2 बेस टू 1 होगा। तो अगर इस जगह पे 2 से ज्यादा वैल्यू हुआ, इस जगह से अगर 2 से ज्यादा वैल्यू हुआ तो लॉग का आंसर भी बढ़ेगा ना, 1 से बड़ा होगा। क्योंकि बेस जब 1 से बड़ा होता है तो ग्राफ इंक्रीजिंग होता है। तो x का वैल्यू अगर इंक्रीज करेगा तो y का वैल्यू भी इंक्रीज होगा। ये होता था ना ग्राफ, समझ में आ रहा है मेरी बात? क्लियर है। तो अगर log 2 बेस टू 1 है तो log 2 से ज्यादा जब भी यहां पे वैल्यू पुट करूंगा, आंसर जो है वो क्या होगा? 1 से बड़ा आएगा, समझ में आ रहा है। 2 पे यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। देख 2 से बड़ा अगर x का वैल्यू रखा, मान लो ये वैल्यू रखा, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y का वैल्यू क्या आ रहा है? ये, जो कि 1 से बड़ा है, समझ में आ रहा है? क्लियर है। ये कंसेप्ट आपको सीखना है। अभी देखते और कहानी देखते हैं हम। जैसे मान लो मैंने मान लिया 1 के लेफ्ट साइड में, सेम साइड मतलब क्या? या तो लेफ्ट साइड में होगा दोनों, या तो राइट साइड में होगा। अगर लेफ्ट साइड में दोनों वैल्यू ले लेते हैं, मान लो लेफ्ट साइड में एक को 1/3 ले लिया और इसको 1/2 ले लिया। दोनों लॉग तो डिफाइंड है, दोनों हो सकता है, पॉजिटिव है, 1 भी नहीं है कोई, ठीक है, बेस भी 1 नहीं है, ठीक है।
चलो, तो इस चीज का आंसर पॉजिटिव होगा, मैं देख के बोल दूंगा। बोले क्यों सर, क्यों ऐसे बोल रहे हो, ये पॉजिटिव क्यों, ये तो समझ में आया ना, क्योंकि इसका वैल्यू 1 से बड़ा आएगा, log 2/1 होगा, log 3/1 से बड़ा होगा। इस तरीके का विजुअलाइजेशन जो है वो दिमाग से आप सोचना शुरू कर दो, सीखो, इससे जरूरत होगा आगे। 1/3 को मैं 3 पावर -1 लिख सकता हूँ, 1/2 को 2 पावर -1 लिख सकता हूँ। -1 इधर आएगा, इधर -1 रेसिप्रोकल में आएगा, माइनस बाई माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और ये जो बचेगा ये log 3/2 बचेगा। तो ये क्या है बोलो, ग्रेटर देन 0 ही तो है ना, समझ में आ रहा है, क्लियर है। ये तो 1 से बड़ा है, 1 से अगर बड़ा है तो पॉजिटिव तो होगा ही ना भाई, समझ में आ रहा है मेरी बात, क्लियर है। तो देखो दोनों अगर 1 से छोटा है तो वो रेसिप्रोकल टू दी पावर -1 वाला फंडे से दोनों माइनस बाहर आकर के पॉजिटिव हो जाएगा, और दोनों अगर 1 का राइट साइड में है तो आंसर पॉजिटिव आ ही रहा है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। आपके मन में एक डाउट आ सकता है, सर ऐसे करो ना, इसको 3 रखो और इसको आप 7 रख दो, तब क्या होगा सर। मैं बोलूंगा अरे भाई आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा ना, क्यों, क्योंकि log 1 का वैल्यू 0 होता है, ये तो 1 से ज्यादा है, ये तो 3 तो 1 से ज्यादा है ना, दोनों 1 का सेम साइड में रखना, आप सोच के देखो अच्छे से, ये 1 से तो ज्यादा, log 1 का वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा था, अभी log 3 का वैल्यू तो 0 से तो बड़ा ही आएगा ना, भले 1 से छोटा हो, क्योंकि log 7/7 1 होगा, 7 से 3 छोटा है तो आंसर जो होगा वो 1 से छोटा होगा, बट पॉजिटिव तो होगा ना, 0 से तो बड़ा होगा, समझ में आ रहा है मेरी बात, क्लियर है। इतना सा कहानी आपको समझना था। उसके बाद अगर अपन बात करें, बोले सर थर्ड वाला बता दो, थर्ड वाला क्या सोचे आपने, वो बता दो एक बार, थर्ड वाला बताता हूं मैं, बिल्कुल एक बार। थर्ड वाले पे आप ध्यान से देखोगे, अगर x और a ऑपोजिट साइड, मान लेता हूं x को 1 से बड़ा और a को 1 से छोटा, x को मान लेता हूं चलो 3, a को मान लेता हूं हाफ, तो log 3/2, ये कितना हो जाएगा, log 3 हाफ को क्या लिखूंगा, 2 to the power -1, पहले 2 -1 बाहर आ रहा था और अभी क्या आएगा, सिर्फ 1 माइनस बाहर आएगा, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, बिकॉज ये तो पॉजिटिव आपको पता है ना, तो माइनस लग गया बाहर, नेगेटिव हो जाएगा, समझ में आ रहा है, क्लियर है। फिर अगर मान लेता हूं यहाँ पे हाफ मान लेता हूं, यहाँ पे 3 मान लेता हूं, देख रहे हो ना, 2 to the power -1, 1 माइनस बाहर जाएगा, अभी 2 माइनस बाहर नहीं जाएगा, इसका मतलब ये भी क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो इतना सब कहानी आपका दिमाग में पूरा क्लियर होना चाहिए, कभी भी इस चीज का जरूरत हो सकता है, बहुत जगह में बात कर रहा हूं, बहुत क्वेश्चन में ये कंसेप्ट अगर अपन पता है ना, अगर फील कर लेते इस चीज को, तो क्वेश्चन जो है उसका लेंथ कम हो जाता है, लेंथ का अहमियत बहुत ज्यादा होता है डीजे के एग्जाम में। क्यों सर, क्योंकि समय कम अगर हो जाता, अगर आपके लिए समय जो है वो इंक्रीज हो जाता है, फायदा नहीं है क्या बोलो। टफ क्वेश्चन जो है, गंदा क्वेश्चन जो है, तो उसमें आप टाइम दे पाओगे, और अगर क्या बता, अगर टाइम दे दिए उस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हो आप, समझ में आ रहा है ना। तो समय बचाना काफी इंपॉर्टेंट चीज है इस प्रकार के कंपटीशन में, ठीक है। तो उसके लिए आपका ये सारे नॉलेज जो है वो आपके अंदर दिमाग में जो है वो फिट होना चाहिए, ठीक है। अभी इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकता आपसे कि ये सारी चीज आप खुद से सोच लो। तो एज ए टीचर मैंने अपनी जिंदगी में जितना छोटे छोटे पॉइंट सोच करके रखा है, तो वो मैं अपने स्टूडेंट के साथ जरूर शेयर करूंगा, ताकि उनका भी ये दिमाग में क्लिक हो जाए और उस प्रकार का थॉट वो भी अपने माइंड पे डेवलप कर सके। और अभी क्या क्या है ना कि कुछ मास्टर इसको ट्रिक बोल देता है, अभी ये ट्रिक नहीं है, ठीक है ना, ये ट्रिक नहीं, मैं आपको कोई ट्रिक सिखा नहीं रहा हूं, ये कंसेप्ट है भाई, प्रॉपर प्रॉपर्टी का नॉलेज से एक थॉट जनरेट हो रहा है, तो क्यों मैं उसको ना बताऊं आपको। ये ट्रिक है क्या, ये कोई शॉर्ट ट्रिक वॉट ट्रिक ये सब नहीं सिखाता हूं मैं आपको, ठीक है ना, ये शॉर्ट ट्रिक नहीं, प्रॉपर थॉट से निकल रहा है एक चीज जो हमें किसी जगह पे हमारा टाइम को बचाने में हमें हेल्प करेगा, तो उसको सीखने में गलती क्या है, कोई गलती नहीं उसमें, समझ में आ रहा है ना, कोई ट्रिक विक नहीं है, ये प्रॉपर नॉलेज है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। जिस चीज को मैं जैसे बता रहा हूं, अभी मैंने कुछ सोचा तो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, अभी आप भी इस प्रकार की चीजें काफी सारे सोचोगे, सिर्फ प्रॉपर्टी पढ़ना नहीं है, सिर्फ उसका प्रूफ तक जाना नहीं है, जो अच्छा बच्चा है ना वो और डीप पे जाएगा, और जाने के बाद ये सारे कहानी जो है वो सोचने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो आप भी अपना माइंड को ना उसी प्रकार से ट्रेन करते जाओ, ताकि आप भी आगे सारे मतलब और भी कितना पूरा हिस्ट्री बचा हुआ है ना, आप भी अपने दिमाग को उस प्रकार से ट्रेन करो, ताकि ये सारे कहानी जो है वो आपको भी आगे से समझ आए। मुद्दे का चीज ये, मतलब ऐसे नहीं कि आपको log 1/3 और ये तो वैल्यू आप डायरेक्टली, अगर मैं आपको पूछ लेता हूँ log ½ का वैल्यू बोलो तो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, आप ऐसे ही चेक करके बता सकते हो। इसका एप्लीकेशन जो है ना वो किधर समझ में आता है, ज्यादा हेल्पफुल कहां पे लगता है, अगर ऐसे क्वेश्चन में देखता हूं, मान लो log 7 बेस, साइन छोड़ दे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा नहीं, x to the power 4 + 1, और इधर देता हूं मान लो x to the power 8 + 3,
मैं बोलूंगा, बोल दो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, इस लॉगरिथम का आंसर क्या पॉजिटिव होगा? होगा ही नहीं होगा इसका आंसर पॉजिटिव? मान लो किसी क्वेश्चन में, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको डायरेक्ट नहीं पूछेगा, बट किसी किसी जगह पे ये यूज होगा, देखना यूज होगा, और इतना इफेक्टिव तब आपको लगेगा ना उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ताकि ये पता नहीं 1000 करोड़ का कंसेप्ट है, समझ में आ रहा है? क्लियर है? ऐसे आपको लगेगा कि उतना मतलब बढ़िया से उसको कंस्ट्रक्ट कर देगा सवाल को पूरा पूरा, समझ में आया ना? ठीक है, ताकि ये सब चीजें अगर आप क्लिक कर जाता है ना एग्जाम में उस वक्त, तो बहुत फायदा हो जाता है, समझ में आ रहा है? जैसे आप देख सकते हो, मैंने आपको बेसिक मैथ्स में हमेशा सिखाया था, एक्स की पावर में इवन अगर लिख देता हूं, और एक्स अगर कोई भी रियल नंबर होता है, कोई भी रियल नंबर, चाहे पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जीरो कुछ भी हो, तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, दैट इज नॉन नेगेटिव होगा। अगर ये हमेशा नॉन नेगेटिव है तो उसके साथ 3 ऐड करूंगा तो ये हमेशा 3 से बड़ा होगा। ये 3 से बड़ा है और इसके साथ ये भी नॉन नेगेटिव है, इसके साथ 1 ऐड कर दिया तो ये हमेशा 1 से बड़ा हो गया, तो ये क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ये क्वांटिटी, आप बोलोगे सर एक्स का वैल्यू अगर 0 हो जाता है तो बेस अनडिफाइंड हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, कंडीशन लगा देता हूँ r माइनस 0, बिकॉज आप देखो ना एक्स का वैल्यू अगर 0 हो गया तो बेस 1 हो जाएगा ना, बेस तो 1 हो नहीं सकता है, इसीलिए एक्स का वैल्यू 0 को मैंने हटा दिया। समझ में आ रहा है? या फिर अगर आप x बिलोंग्स टू r के लिए ये आपको करना है तो आप 1 को हटा करके 2 लगा दो, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो 1 का टेंशन नहीं रहेगा। ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अभी आप क्लियरली बोल सकते हो ना, ये एक्सप्रेशन जो है वो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r पॉजिटिव होगा, ये y जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। बोले क्यों सर? क्योंकि ये वैल्यू और बेस जो है वो दोनों के दोनों सेम साइड ऑफ 1 है, यानी कि राइट साइड ऑफ 1, दोनों ही 1 से बड़ा है। 2 से बड़ा और 3 से बड़ा मतलब क्या? 1 से बड़ा। समझ में आ रहा है ना? तो इस प्रकार की चीजें जो है ना वो आपको दिमाग में फिट करके रखना है, ताकि आगे जो है ना वो इस प्रकार की क्वेश्चन आपको कभी भी आईडी नहीं पूछेगा, बोलो ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है या नहीं, बट कैलकुलस में ये यूज होगा, इसीलिए सिखा के दे रहा है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक है, तो चलो आगे बात करते हैं। जहां से भी कोई नया चीज सीखने को मिलता है आपको, है ना, चाहे मैं सिखाऊं, कोई बुक सिखाए आपको, कोई दूसरा टीचर सिखाए, कोई भी कहीं से भी कुछ भी आपको नया सीखने को मिलता है तो उसको अपना पर्सनल नोट्स में जरूर डाल करके रखिए। समझ में आ रहा है? क्लियर है? पर्सनल नोट्स में जरूर डाल करके रखिए, क्योंकि अच्छा बच्चा मैंने अपनी जिंदगी में जितना भी देखा है उन सारे का एटीट्यूड यही होता है। ठीक है, यही होता है कि ऐसे जितने भी मैंने अच्छे बच्चे अपनी जिंदगी में देखा है, हमेशा उनको जहां से भी कुछ नया मिलता है हमेशा वो अपने नोट्स में ऐड करके रखते हैं, ताकि आगे रिवीजन के टाइम उनको हेल्प करे और ये याद भी रहे। खैर आपको यहाँ पे ऐसा कुछ पढ़ाया ना जाए वो तो आपको मिलेगा नहीं, ठीक है ना, बाकी जगह पे कुछ हो रहा है और यहाँ पे कुछ भी ऐसा चीज नहीं हो रहा है वो तो मिलेगा नहीं। बाकी दुनिया भर में जहां पे भी जितना चीज चल रहा है, जो भी पढ़ाया जाता है पूरा इंडिया में, सारी चीज हमारे मटेरियल के सबसेट है। ठीक है, बट अगर आपको मिल जाता है तो सीखने में क्या गलत है? कोई भी सिखाए आपको तो सीखने से मतलब होना चाहिए। समझ में आ रहा है? और अगर ऐसा कोई चीज मिल जाता है जो मैं आपको नहीं पढ़ाया और आपको पता चला, ठीक है, तो ये मेरे तक जरूर पहुंचाना। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको ताली मारूंगा या फिर उल्टा सीधा कुछ बोलूंगा, नहीं, मेरे को सीखने को मिल जाएगा अगर नया कुछ चीजें आपको सीखने को मिलता है और मेरे को पता है। या फिर क्या पता ऐसा चीज कि मैं अभी छोड़ दिया, फंक्शन में शायद छोड़ दिया क्योंकि मैं ये कैलकुलस में पढ़ाऊंगा, इसीलिए हो सकता है ना, तो ये डिस्कशन रखोगे मेरे साथ तो अच्छा होगा, है? ठीक है, अगर ऐसा मिलेगा तो नहीं कुछ इतना गारंटी में दे रहा हूं, बट अगर मिल जाता है आपको किसी किताब में या फिर किसी भी लेक्चर में या फिर किसी भी टीचर के नोट्स में, किसी भी कोचिंग का मटेरियल में, तो आप मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा, सर ये कंसेप्ट शायद आपने नहीं पढ़ा है, एक बार देख लेना, क्या ये बाद में होगा या फिर ये मतलब आपका मिस हो गया। समझ में आ रहा है? तो सिंपल सा चीज, अगर मिस हो जाता है तो वापस पढ़ा दूंगा। ठीक है, मैं अभी भगवान थोड़ी ना हूँ कि सारी चीज मेरे को पता है। ठीक है, मिस भी हो सकता है कोई चीज, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, बता दोगे तो क्या है। चलिए, तो अभी हम आज के लेक्चर में ये सारे कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना सिखा देते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये अपने शीट से लिए गए क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन अगर आप और अगर देखेंगे कि किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है तो शायद अच्छा होगा, और आप वो सारे क्वेश्चन जो है आपके शीट में जितने भी प्रकार के क्वेश्चन है वो सॉल्व करने में आपको काफी कंफर्टेबल जोन में रहोगे आप। ठीक है, और जल्दी जल्दी सॉल्व भी कर पाओगे। तो देखिए, पहला प्रूफ दैट है ना, 2 क्वेश्चन आपको दिया गया है वो आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन उठाते हैं। एलएचएस से स्टार्ट करेंगे क्योंकि किसी को भी देख करके इसको एलएचएस से शुरू करना ही मन करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आरएचएस जो है वो प्रोडक्ट है, और लॉग के फॉर्मेट में अगर प्रोडक्ट दिया रहता है तो उसको सब में कन्वर्ट करना हमारे लिए शायद इतना आसानी से पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है,
नहीं कर पाएंगे अपन इतना आसानी से, सोचना पड़ेगा बहुत ज्यादा। इससे काफी जल्दी आप LHS से RHS तक पहुंच सकते हो। ठीक है, तो आगे ध्यान से सोचो। कुछ बच्चे मुझे पूछ रहे थे सर किताब कौन सा खरीदे। भाई किताब कोई भी नहीं खरीदना आपको अभी, ठीक है। किताब मैं सजेस्ट नहीं करता ज्यादा, ठीक है। जितना पढ़ा रहा उतना ध्यान दे दो, शिफ्ट कर लो, ठीक है ना। ऐसा कोई भी चीज आपको मिलेगा नहीं जो किसी किताब में मिल गया या फिर आपको यहाँ पे पढ़ाया नहीं गया कला इंस्टीट्यूट में, ठीक है, वो मिलेगा। बट अगर आप खरीदना चाहते हो तो वो बाद में खरीदोगे, अभी खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। वो अपन बता देंगे, क्योंकि एक एक चैप्टर के लिए एक एक किताब अच्छा होता है, समझ में आ रहा है ना। कितना किताब आप खरीदोगे, मैं अपने जिंदगी में जितना किताब, मेरे पास एक ही सब्जेक्ट है, आपके पास 5 सब्जेक्ट है ना। केमिस्ट्री में 3 सब्जेक्ट हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, 5 सब्जेक्ट हो गए, समझ में आ रहा है। तो कितना किताब खरीदोगे आप, बोल नहीं पाऊंगा ना, सजेस्ट करूंगा तो एक किताब है ही नहीं। कैलकुलस मेरे को किसी दूसरी किताब में पसंद आता है, तो अलजेब्रा मेरे को अलजेब्रा का आधा पार्ट किसी और किताब में अच्छा लगता है, तो अलजेब्रा का और आधा पार्ट किसी और, ऐसी यूनिवर्सल कोई किताब है ही नहीं जहां मेरे को पूरा मैथमेटिक्स जो है वो सब कुछ कंसेंट्रेटेड मिला, वो इम्पॉसिबल है बनाना, ठीक है। बेटर रहेगा कि आप नोट्स को फॉलो करो जो आपको दिया जा रहा है, ठीक है। स्ट्रिक्टली आप वही चीज फॉलो करो तो बेटर रहेगा। और NCERT तो है ही ना, जो गवर्नमेंट का किताब है वो तो होता ही है सभी के पास, उसमें क्या बोलो, ठीक है। अगर आप करना चाहते हो या फिर आपको कोई भी सीनियर या फिर कोई भी अगर आपको कोई किताब वगैरह दे रहा है तो आप करो, कोई इशू नहीं, मना क्यों करूंगा, मना नहीं करूंगा, बट तब करो जब ये कंप्लीट हो जाए, ठीक है। जितना दिया उस चैप्टर से उतना कंप्लीट हो जाने के बाद फिर आप कुछ भी करो, परमिशन, समझ में आ रहा है ना। और अगर नहीं मिलता है, अगर सॉल्व नहीं कर पाते हो तो हमेशा डिस्कस करना है, मैं भी सीखता रहूंगा, आप भी सीखते रहोगे, समझ में आ रहा है ना, उसमें क्या है। बट ये गलत है, ये गलत है ना, ये गलत है। आज मैं आपको 10 किताब का बताने में तो कुछ भी बता सकता है ना, आर्यन सीरीज है, सेंगेज है, आर्यन का क्लासिक सीरीज आता है, फिर कितने फॉरेन ऑथर्स की बुक आते हैं अच्छे से, तो फिर क्या बोलोगे यार, बोलना अलग अलग पब्लिकेशन से बुक, सारे अच्छे बुक है, ठीक है। सारे अच्छे बुक है अपने अपने फील्ड में, है ना। किसी बुक में कैलकुलस की कुछ ब्रांचेस अच्छे दे रखा है, तो किसी बुक में और कोई चीज अच्छा दे रखा है, ठीक है। बट ऐसे में कुछ एक चैप्टर के लिए एक बुक फॉलो कर रहा हूं, तो वो मैं कैसे, वो सारे बुक आप खरीद के क्या करते हैं, ठीक है। वो तो मेरा काम है ना कि हजारों बुक पढ़ना और आपको पढ़ाना, समझ में आ रहा है ना। आपको इतना सब काम करना है कि जितना दिया जा रहा है उतना संभाल लो, मोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद आप अपना NCERT करना चाहते हो कर लीजिएगा, वो तो सारे के सारे बन जाएंगे, क्योंकि वो सारे एक्सरसाइज 1 में होते हैं उसकी क्वेश्चन, ठीक है। उसके बावजूद अगर शीट खत्म हो गया, लेक्चर यानी क्लास में जितना पढ़ाया, शीट में जितना पढ़ाया, शीट से ही पढ़ाता, वो अगर सब कुछ कंप्लीट है, मैंने जितना दिया वो अगर सब कुछ कंप्लीट है, उसके बाद आप कोई भी किताब पढ़ना चाहते हो पढ़ो, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, कहीं से भी किसी भी कोचिंग का मटेरियल लाना चाहते हो लाओ, पढ़ो, कोई रोक टोक नहीं है। बट पहले सर जितना दे रहे उतना करो, क्योंकि इतना ज्यादा हो वो अब समय पे खत्म करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आप खत्म कर ले तो बहुत अच्छी बात है, अब दूसरा चीज करो, नया कुछ सीखने को मिलता है, मेरे साथ डिस्कस करो, मुझे भी सिखाओ, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो आप मेरे को भी बोलो, मैं भी ट्राई करूंगा, सॉल्व करके दूंगा, तो मैं भी सीखूंगा, आप भी सीखोगे, समझ में आ रहा है, क्लियर, मिल बांट के पढ़ेंगे, समझ में आ रहा है। बट ऐसा नहीं कि अभी 5 किताब खरीद लिया बच्चे, मैं इस चीज को क्यों नहीं बोलता हूँ पता है आपको, आप मेरे को गलत भी समझ सकते हो कि ये इंसान कैसा ही यार इतना से बोलता है, वो जो पढ़ाता है वही पढ़ो, समझ में आ रहा है ना, और कुछ जरूरत नहीं होता, बाकी टीचर तो बुक, मैं बुक वगैरह सजेस्ट नहीं करता हूँ। ऑनेस्टली अगर बताऊँ ना, तो आज अगर आपको फिजिक्स मास्टर में 5 किताबों को सजेस्ट कर भी देता है ना, तो 5 किताब में से 4 किताब तो नया ही रहेगा, अगर आप खरीद भी लेते हो ना, क्योंकि खुद देखा ना, खुद भी खरीदा था, खुद का सारे किताब नया के नया रहा, समझ में आ रहा है, कभी खोलने का मन भी नहीं करता है, समझ में। अगर किताब खरीदना है, एक किताब खरीदो और उसको कंप्लीट करो, ठीक है। तो जो आपको सीखने को मिलेगा ना, वो 10 किताब से कभी भी नहीं मिलेगा, समझ में आ रहा है। कंसेंट्रेटेड फोकस होना है, ठीक है, फोकस रहना है हमें, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बच्चे क्या करते, बोल देते हो, एक बार बोला था बहुत पहले, तो मतलब बच्चे को आदत देखता हूँ ना, किताब खरीद लेते हैं, मम्मी पापा को परेशान करके किताब इतना सारा खरीद लेगा, और सारे मतलब प्राइस बहुत ज्यादा होते हैं, सारे एक किताब 1000 रुपए के आसपास होता है, ठीक है। वो खरीद लेते हैं, खरीदने के बाद तो भी क्या है, वो ना खुद समझ पा रहा है पढ़ के, एक आध चैप्टर पढ़ा, थोड़ा सा जोश रहा, जैसे जुलाई अगस्त आया, खत्म, किताब किधर वो किधर, जितना दे रहा उतना ही संभाल नहीं पा रहा, उससे 50% भी खत्म नहीं कर पा रहा, तो क्या करेंगे। पहले जितना दे रहे वो मोर देन इनफ है, वो अपने आप में 4 किताब के बराबर है। मैं फ्रेंकली बताऊं ना, वो अपने आप में 4 किताब के बराबर है। ये जो आपका शीट है वो मेरे को बनाने में कितना गया, 5.5 साल हो गया, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ पूरा,
ठीक है ना, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। लेवल 2 का शीट अभी भी बन रहा है, समझ में आ रहा है? नहीं है तो आपको फर्स्ट लेवल का शीट मिलता है। लेवल 2 का शीट जो बाद में एकदम एंड पे कराते हैं 12 के बाद, वो तो अभी भी बन रहा है, समझ में आ रहा है? 5.5 साल हो गया, 32 से 37 34 किताब है मेरे पास जो मतलब यूज करता हूँ शीट बनाने के लिए, समझ में आ रहा है? एट ए टाइम हर चैप्टर। तो वो तो आप कर पाओगे क्या? तो इससे अच्छा आप जितना मैं बोल रहा हूँ उतना ही करो तो बेहतर है, ठीक है? बट अगर आपका खत्म हो गया शीट तो आप जरूर मेरे से डिस्कस करो कौन सा किताब करोगे, ठीक है ना? क्योंकि हर किताब का मतलब हर किताब के लिए, हर किताब में कोई भी किताब आप उठाओगे तो उसमें बोर्ड का किताब तो छोड़ ही दो, ठीक है? एस चांद हो गया, आरडी शर्मा हो गया, या फिर एमएल खन्ना हो गया, एमएल खन्ना नहीं तो क्या अग्रवाल हो गया, ये सब किताब छोड़ो, ये सब फर्जी किताब है। बट अगर आरडी शर्मा अच्छा किताब जरूर है, बट उसके अलावा अगर मैं दूसरे पब्लिशर्स की बात करूं तो उसमें एक एक पब्लिशर का एक एक चैप्टर, दो चैप्टर, मैक्सिमम 3-4 चैप्टर अच्छा होता है। तो मेरे को बोलो मेरे से ले जाओ किताब, ठीक है? मेरे से ले जाओ, खरीद क्या करोगे? मेरे से ले जाओ करके वापस लौटा दे दो, समझ में आ रहा है? मेरे को बड़ा परेशान होता है, मतलब अजीब सा लगता है किताब खरीदना, समझ में आ रहा है ना? क्यों पता है? क्योंकि मैंने जो अपनी जिंदगी में 11th-12 में इतना किताब खरीदा था, एक भी पढ़ नहीं पाया। वो अफसोस मेरे को हमेशा रह जाता है मेरे अंदर, समझ में आ रहा है? बच्चे भी वही करते हैं, खरीद लेते इतने सारे किताब, पढ़ने के बाद कुछ भी पढ़ाई नहीं होता। ये इम्पॉसिबल है, 5 किताब खरीद लो, फिजिक्स पढ़ पाओ क्या? अरे आप ऑथर बनना है थोड़ी ना, आईटी निकालने आए। चलो, तो इस सवाल को अपन क्या करेंगे? लॉग एन बेस ए है, तो अपन सबसे पहले ये देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे एन है, तो हम सबसे पहले इस चीज को सोचते थे ना कि काश बेस अगर नीचे होता तो बहुत अच्छा होता। समझ आ रहा है मेरी बात? ये नहीं आ रहा? बेस अगर नीचे होता तो बहुत अच्छा होता है ना, ताकि अपन जो है वो प्रॉपर्टी जो है उसको अच्छे से यूज कर पाते। समझ में आ रहा है? तो इसी चीज को दिमाग में रखते हुए अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो कि मैंने क्या किया, इस चीज को चेंज ऑफ बेस लगा करके लॉग ए बेस एन कर दिया, बी बेस एन कर दिया। समझ में आ रहा है? फिर अभी आप देख सकते हो सर इन तीनों का एलसीएम क्या होगा? लॉग ए बेस एन, बी बेस एन, सी बेस एन। समझ में आ रहा है? क्लियर है? पक्का? तो इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं अपन, ठीक है ना? इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि बेस नीचे आएगा तो फायदा होगा। फायदा कहां पे होगा देखोगे आप अभी। इन तीनों का एलसीएम लोगे तो ऑब्वियसली क्या आएगा? ए बेस एन, बी बेस एन, लॉग सी बेस एन। ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा आपका? लॉग सी बेस एन जाएगा, यहाँ पे लॉग ए बेस एन जाएगा, लॉग बी बेस एन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इधर क्या आ जाएगा? लॉग ऑफ ए बी सी बेस एन, और नीचे क्या आ जाएगा? लॉग ए बेस एन, लॉग बी बेस एन, लॉग सी बेस एन। देखिए ना, फायदा हुआ यहाँ पे बेस सेम है तभी जाकर के हम प्रॉपर्टी लगा पाए। अगर बेस सेम नहीं होता तो प्रॉपर्टी नहीं लगा पाते। समझ में आ रहा है? अभी क्या कर दो, वापस चेंज ऑफ बेस लगा दो, यानी कि इस चीज को लिख दो लॉग ऑफ ए बी सी बेस में लिख दो और एन ऊपर लिख दो। ठीक है, और इधर भी आप वापस क्या कर दो? चेंज ऑफ बेस लगाओ। ठीक है, बोला था ना उस दिन चेंज ऑफ बेस वाला प्रॉपर्टी, याद होगा आपको? ठीक है, अभी आप पूरा घुमा दो। ठीक है ना, ए बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी क्या होता है आपको अच्छे से पता है, घुमा दो, आपको ये मिल जाएगा पूरा पूरा। समझ आ रहा है? क्लियर है? तो इस प्रकार से जो है वो कहानी को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सिंपल ही है, बट आपको इतना सा ध्यान देना पड़ेगा कि बेस अगर सेम होता है तो आप ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हो खुद को। ठीक है, तो आप इसीलिए आपने चेंज ऑफ बेस लगाया। अगर आपका दिमाग में ये थॉट आता है कि क्यों सर आपने चेंज ऑफ बेस लगाने के बारे में, आपका दिमाग में कैसे आया कि आपको चेंज ऑफ बेस लगाना है? मेरे दिमाग में इसीलिए आया क्योंकि मैं बेस को क्या करना चाहता था? सेम करना चाहता था। समझ आ रहा है मेरी बात? क्लियर है भाई? अगला क्वेश्चन देखते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, इस प्रकार के सवाल आपको जेई पूछ सकते हैं। ठीक है, पूछ सकता है, डायरेक्टली लॉग में तो नहीं पूछा है, बट किसी क्वेश्चन के बीच में कभी जरूर पूछा है उन्होंने। ठीक है, बट अगर अपन बात करें कि इस प्रकार के सवाल को सर आप सोचोगे कैसे, तो आप ध्यान से देखो। कोई बच्चा तो ये बोल सकता है सर आपको एक्स का वैल्यू पता है ना, आपको वाई का वैल्यू पता है ना, आप रख दो आरएचएस में और सॉल्व करके एलएचएस निकाल दो। इम्पॉसिबल है, करके देख लेना, अगर हो जाता है तो मेरे से शेयर करना, क्योंकि मैंने एक दिन ट्राई किया था, मेरे से हुआ नहीं था, आरएचएस में बैठा था। ठीक है, ऐसे ही ट्राई किया था, जबकि इसको करना नहीं चाहिए इस प्रकार। ठीक है, मान लो अगर मैं प्रूफ देता ही नहीं, ये क्वेश्चन में आपको इस प्रकार से बोल देता, if log 15 base 10 is equal to x, log 50 base 20 equal to y, then find the value of log 40 base 9 in terms of x and y। तब आप क्या करोगे? तो आप फंसोगे, पूरे तरीके से फंसोगे ना भाई, पक्का फंसोगे। समझ में आ रहा है? तब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। ठीक है,
तो अभी आरएचएस है बोल के आरएचएस में रख दोगे, सॉल्व करोगे, ऐसा गंदा काम आपको नहीं करना है, ठीक है। आप प्रॉपर्ली सॉल्व करो। पहले तो देखो कि आपको log 40 बेस 9 चाहिए। क्या चाहिए आपको? log 40 बेस 9 चाहिए। तो log 40 बेस 9 के लिए जरूरत क्या क्या है पहले वो सोचो, क्योंकि यहाँ पे सारे चीज बेस, यहाँ पे कोई भी बेस मैच नहीं हो रहा और सारी चीज अलग अलग है। तो बिल्कुल पूरा पूरा आपको दिमाग से सोचना पड़ेगा ये कि किस प्रकार से इस चीज को आप मैनेज करोगे। बट पहले तो ये जानो कि जरूरत किस चीज को है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन सा लॉगरिथम का जरूरत है वो तो पहले सर्च मारो आप। वो जब तक आपको पता नहीं चलेगा तो क्वेश्चन कैसे करोगे? ठीक बात है, देखते हैं। तो अपन इतना सोचते हैं, पहले log 40 बेस 9 को सिंप्लीफाई करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो इस चीज को क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 10, और इसको लिख सकते हैं आपका 3 स्क्वायर। इसको 4 की जगह पे 2 स्क्वायर डाल देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका हाफ बाहर आ जाएगा और इधर हो जाएगा मान लो log 2 स्क्वायर बेस 3 प्लस log 10 बेस 3। समझ में आ रहा है? एकदम क्लियर है? कोई बात, कोई भी डाउट नहीं होगा शायद। 2 को बाहर लेकर के आते हैं तो ये हो जाएगा log 2 बेस 3 प्लस ये हो जाएगा आपका log 10 बेस 3। मैं ना पूरा क्वेश्चन को ना कॉमन करना चाहता हूँ। कॉमन मतलब क्या? सेम बेस में रखना चाहता हूँ। तो अगर मैं सेम बेस में रखना चाहता हूँ तो मैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पे कर सकता हूँ। आप देखो, इसको मैं log 2 बेस 3 को चेंज ऑफ बेस लगा के 2 बेस 10 डिवाइडेड बाई log 3 बेस 10 लिखना चाहता हूँ, ठीक है। और इसको उल्टा कर देते हैं चेंज ऑफ बेस लगा करके, तो ये भी क्या हो जाएगा? 3 बेस 10 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है बात? चलो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हाफ होगा और इधर क्या आएगा? log 1 प्लस लॉगरिथम ऑफ 2 बेस 10 डिवाइडेड बाय लॉगरिथम ऑफ 3 बेस 10। तो अभी इतना आपको समझ में आया कि बोले सर 2 इंटू हाफ तो कैंसिल हो गया और आपके पास घूम करके मिलेगा log 2 बेस 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय log 3 बेस 10। मतलब आपको अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, दैट इज log 40 बेस 9 का अगर वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले log 2 बेस 10 और log 3 बेस 10 निकाल के दिखाओ, क्योंकि इससे ज्यादा सिंप्लीफिकेशन मैं नहीं कर सकता। आप बोलोगे ना भाई 2 को और 3 को और क्या सिंप्लीफाई करोगे? ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। तो अभी मैं सर्च करूंगा कि किस प्रकार से मैं log 2 बेस 10 और log 3 बेस 10 का वैल्यू निकाल सकता हूं फ्रॉम द गिवन डाटा। समझ में आ रहा है ना? इन दोनों डाटा से आप किस प्रकार से log 2 बेस 10 और 3 बेस 10 को डिटरमाइन करोगे, वही आपको अभी सोचना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। log 15 बेस 10 इज इक्वल टू x। समझ में आ रहा है? दूसरी बात है log 50 बेस 20 इज इक्वल टू y। समझ में आ रहा है मेरी बात? क्लियर है पूरा? पक्का। चलो आगे देखते हैं। यहां पे अपन क्या करेंगे? log 15 को क्या करेंगे? सोच पे देखो एक बार, क्या कर सकते हो आप? ज्यादा से ज्यादा 5 इंटू 3 बेस 10 x, ठीक है। और आप जानते हो कि इसको भी आप बेस 10 में ही रखोगे। यहाँ पे बेस 20 है तो आप इसको बेस 10 में कन्वर्ट कैसे कर सकते हो? चेंज ऑफ बेस लगा करके। क्यों? क्योंकि आप पूरा क्वेश्चन किस बेस में रखे हो? 10 में। मैं तो आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि इस प्रकार के सवाल में आप सेम बेस बनाओ तभी सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज आप बहुत गंदे तरीके से कंफ्यूज होंगे, है ना? बहुत गंदे तरीके से आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर किस प्रकार से इसको कन्वर्ट किया जाए इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। समझ आ रहा है? आपको एक बेस बनाना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक बात है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि log 5 इंटू 3, इस चीज को अगर अपन लिखे तो क्या लिखेंगे? log 5 बेस 10 प्लस log 3 बेस 10 बराबर x। आगे देखो, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? log 5 बेस 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय log 2 बेस 10 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या? 1, ठीक है ना? इक्वल टू क्या हो गया? y हो गया, है ना? अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे तो log 2 बेस 10 आ गया, log 3 बेस 10 आ गया और log 5 बेस 10 भी आ गया, बट हमें तो जरूरत इतना नहीं है। हमें किस चीज का जरूरत है? हमें 2 और 3 का जरूरत है। तो 5 को कैसे हटाए? 5 को कैसे हटाओगे? सोचो एक बार। 5 को क्या लिख सकते हो? 10/2 बेस 10 लिख सकते हो। लिख सकते हो या नहीं? बराबर लिख सकते हो। समझ में आ रहा है? प्लस log 3 बेस 10 इज इक्वल टू 1। तो ये क्या हो जाएगा? log 10 बेस 10 दैट इज 1 माइनस log 2 बेस 10 हो जाएगा, प्लस log 3 बेस 10 इज इक्वल टू x हो जाएगा। तो यहां से आपको क्या मिलेगा? log 2 बेस 10 माइनस log 3 बेस 10 इज इक्वल टू 1 माइनस x हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? पक्का समझ में आ रहा है ना? इस प्रकार से सिंप्लीफिकेशन आपको समझना पड़ेगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आगे अगर बात करो तो ऊपर वाले को भी ऐसे कर सकते हो, आप कर पाओगे ना? तो log 10/2 लिख दोगे 5 को, तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस log 2 बेस 10 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। और इधर आ गया log 2 बेस 10 प्लस 1 इज इक्वल टू y।
तो यहां से अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो y इंटू लॉग 2 बेस 10 प्लस y इंटू 1y इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 2 माइनस लॉग 2 बेस 10। ठीक है, तो यहां से अगर सॉल्व करोगे तो लॉग 2 बेस 10 का वैल्यू क्या मिलेगा, इधर आ जाएगा तो ये 2 माइनस y बाई y प्लस 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो log 2 बेस 10 का वैल्यू आपको मिल चुका है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। अभी आपको log 3 बेस 10 का वैल्यू चाहिए, तो फ्रॉम 1 आप आराम से log 3 बेस 10 का वैल्यू निकाल सकते हो ना। क्या हो जाएगा, log 2 बेस 10 माइनस 1 प्लस x दैट इज 2 माइनस y बाई 1 प्लस y माइनस 1 प्लस x। अभी इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर देते हो धीरे धीरे तो बात आपसे बनने लगेंगे। ठीक है, 1 प्लस y का एलसीएम लिमिट है 2 माइनस y हो जाएगा, माइनस 1 माइनस y हो जाएगा, प्लस x वाई हो जाएगा। ठीक है, अभी ये जो वैल्यू मिला और ये जो वैल्यू मिला, ये दोनों वैल्यू आप यहाँ पे रख दो, सिंप्लीफाई होकर के आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर। तो किस प्रकार से हमने जो अपना थॉट है वो जनरेट किया है और सॉल्यूशन तक पहुंचा, आप देख सकते हो अच्छे से। समझ में आ रहा है, मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ, इस प्रकार की प्रोफाइल पूछे नहीं गए, डायरेक्टली पूछे जा सकते कभी भी किसी भी एग्जाम में। ठीक है, किसी भी कंपटीशन में पूछे जा सकते, बट अगर आपको तरीके से इसको सॉल्व करना है और समझना है इस प्रकार के क्वेश्चन, और आगे कभी भी अगर आएगा आपकी जिंदगी में तो अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे पूरा पूरा जो खेल है वो किसका है, बेस का खेल है। ठीक है, आप बेस को सेव करके पहले तो वैल्यू ढूंढो, जिस चीज का वैल्यू आपको चाहिए ना। शीट में एक और प्रकार का क्वेश्चन है यहाँ पे, मतलब उसी शीट में आपको मिल जाएगा, जो शीट आपको मिला ना उसी में मिल जाएगा कि एक और प्रकार का क्वेश्चन है, उसको आप जरूर खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, खुद से कीजिएगा उसको, तभी जाकर के आपको ये पता चलेगा कि ये चीज आपको समझ आया या नहीं आया। समझ में आ रहा है ना, क्लियर। तो log 40 बेस 9 को सॉल्व करने के लिए, निकालने के लिए अपने को जो है वो चाहिए क्या क्या है, वो पहले हमें सोचना पड़ेगा। भाई हमारे को चाहिए क्या है यहाँ पे, अपने तो पहले सिंप्लीफाई करके देख लिया कि log 2 बेस 10 और log 3 बेस 10 का वैल्यू चाहिए। मैंने सेम बेस में रखा, सेम बेस कॉमन सा बेस होता है 10, सभी यूज करते हैं तो 10 डाल दिया कॉमन लॉग। ठीक है, तो 2 और 3 का वैल्यू चाहिए। अभी मेरा पूरा जॉब जो है वो क्वेश्चन से हट करके इस चीज पे कंसंट्रेट हो गया कि भाई अपन log 2 बेस 10 और log 3 बेस 10 का जो वैल्यू है वो कैसे निकाल सके फ्रॉम द गिवन रिलेशन। तो मैं यहाँ पे तो 10 देख ही गया और यहाँ पे 10 मुझे नहीं दिख रहा है, तो मुझे पता है कि अगर 10 मुझे लाना है तो क्या करना है, चेंज ऑफ बेस लगाना है, तो अपन चेंज ऑफ बेस लगा करके इस चीज को सॉल्व कर दिए। समझ में आ रहा है ना, और इसको 3 into 5 लिख करके अपन इसको भी सॉल्व कर दिए। समझ में आया। फिर 5 मेरे को दिक्कत दे रहा था कि बोले सर 2 और 3 चाहिए था, बट यहाँ पे 5 आकर के नाटक कर रहा है, तो 5 को अपन ने वापस 2 और 3 में कैसे कन्वर्ट किया आपने देखे होंगे। 5 को क्या कर दोगे 10/2। ये जो छोटे छोटे पॉइंट, एक क्वेश्चन सिर्फ आपको एक कंसेप्ट नहीं, यहाँ पे 3 कंसेप्ट को सिखा के गया। एक तो चेंज ऑफ बेस को कैसे अप्लाई करना है, एक 5 जब जरूरत नहीं है तो उसको 2 और 3 में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी आपने सीखे, और पूरा क्वेश्चन तो तीसरा कंसेप्ट है ही। समझ में आ रहा है ना, तो बहुत सारी चीज सिखा करके दिया है ये क्वेश्चन। अगर आप इसको अच्छे से समझ नहीं पाते हो तो आप मेरे को जरूर पूछिएगा। सिर्फ समझना मतलब ये नहीं, अभी ये क्वेश्चन तो बुक में अगर देखोगे सॉल्यूशन तो भी आपको समझ आ जाएगा, बट वो समझने देखो डिफरेंस होता है ना। एक चीज सिर्फ अंडरस्टैंड करना और उसको प्रॉपरली फील करके समझना, ताकि उस प्रकार की उस जोन में अगर आपको क्वेश्चन मिल जाता है आगे से तो आप पछाड़ दो उसको। समझ में आ रहा है ना, उस तरीके से, उस अंदाज से आपको चीजों को सीखना पड़ेगा। समझ आ रहा है, क्लियर है मेरे बात। अगर आप ईमानदारी से करना चाहते हो तो बिल्कुल आप सीख जाएंगे। समझ आ रहा है, मैं क्या फील कराने का कोशिश कर रहा हूँ वो आप फील करो। अगर वो फील आपको नहीं आ रहा है तो मेरे को कांटेक्ट करो, मैं आपको वापस समझा देता हूँ। ठीक है, जब तक वो समझ नहीं आता मैं आपको समझाता रहूंगा। ठीक है, बट आपको तरीके से समझना है जिस प्रकार से मैं चाहता हूं कि आप समझो। ठीक है, तब जाकर के आपसे सवाल बनना शुरू होगा। और जब एक बार सवाल बनना शुरू होता है किसी से तो वो बंद नहीं होता है, अगर वो अपना पढ़ाई को कंटिन्यू करते जाता है ईमानदारी से। ठीक है, तो बहुत बड़ा रेस है सर, है ना। इसमें कोई मैटर ही नहीं करता कि आज किसको आता है किसको नहीं आता है। ठीक है, इसमें सिर्फ एक बात मैटर करता है कि कौन लगातार मेहनत करता है, क्योंकि रेस बहुत बड़ा है ना। 2 साल का रेस है, 2 साल। ठीक है, ओलंपिक होता है 4 साल में, तो ये रेस है 2 साल का। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है, काफी लंबा रेस है। ठीक है, 11 किसी का बिगड़ जाता है उसके बाद भी 12 में इतना खतरनाक फाइट बैक करता है, वो बहुत को पीछे छोड़ देता है जो 11 में टॉप कर रहे होते हैं। ठीक है, चल, बट इस चीज से मोटिवेशन नहीं लेना है ना, सीख लेना है। समझ आ रहा है, क्लियर है। लर्निंग है, मोटिवेशन नहीं लेना है इस चीज से। बोले सर 11 तो बिगाड़ देते, बोले हम भी फाइट बैक कर लेंगे, नहीं।
वो कर लिया होगा शायद, आप कर पाओगे ऐसा सब जरूरी है। चलो आगे देखते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग। अभी कुछ सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने आपको हमेशा बोला था कि जब भी आपको सॉल्व फॉर एक्स दिया जाएगा तो वैल्यूज जो है वो आपको एक्स का चेक कर लेना है, निकालने के बाद फाइनली पुट करके चेक कर लेना है क्या वो सेटिस्फाई कर रहे या नहीं कर रहे गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो अगर पहला क्वेश्चन की ओर अपन देखते हैं तो अपन ये समझेंगे कि इस चीज को ना अपन क्या लिख सकते हैं, कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक के अंदर क्वाड्रेटिक देख करके आप घबरा जाओगे, बट अगर आप तरीके से देखो तो ये शायद फैक्टराइज होगा और उनमें से एक फैक्टर इन दोनों बेस में से कुछ ना कुछ आएगा, लग रहा है ऐसे, पता नहीं। यहाँ पे देख सकते हो ये क्या है आपका 2x+3 का होल स्क्वायर लिखा गया है, 2x+3 का ये क्या लिखा गया है, होल स्क्वायर लिखा गया है, प्लस b होल स्क्वायर को एक्सपांड करके लिख दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। अगर इधर अपन बात करें तो ये 6 × 21 कितना दिख रहा है, 126 दिख रहा है ना। अभी 23 को आप ब्रेक कर सकते हो क्या उस प्रकार से, 23 को उस प्रकार से ब्रेक कर सकते हो या नहीं, कर पाओगे, जरूर जरूर कर सकते हो, है ना भाई। क्या होगा अगर मैं ध्यान से देखूं तो 14 और 9 होगा क्या, 14 और 9 देखो, 15 और 8 तो नहीं होगा, 14 और 9 कितना होता है, हाँ 126, 14 और 9, तो ये फैक्टराइज होके क्या बनेगा रिजल्ट, एक तो हो जाएगा तेरा 6x² प्लस 9x प्लस 14x प्लस 21, हाँ ये दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक बात है। तो ये हो गया 2x प्लस 3 और अंदर आ जाएगा आपका 2x प्लस 3 इंटू 3x प्लस 7 इज इक्वल टू क्या होगा 4 हो जाएगा, समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलो आगे देखते हैं क्या हुआ, 2 बाहर चला गया तो ये बन गया आपका log 2x प्लस 3 और बेस में 3x प्लस 7 प्लस, ठीक है, log m इंटू n, तो ये हो जाएगा आपका log m प्लस log n, समझ में आ रहा है, क्लियर है भाई कहानी, पक्का बोले तो सर इसका आंसर बेस और अंदर का वैल्यू लॉग का सेम है तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इस चीज को ना अपन t मान लेते हैं, इस पूरा चीज को अपन क्या मान रहे हैं t मान रहे हैं, क्यों मान रहे हैं t, आपको हिंट मिल रहा होगा क्योंकि ये जो चीज लिखा गया है वो उसका रेसिप्रोकल है, देखो चेंज ऑफ बेस लगाएंगे तो ये 1/t हो जाएगा, तो ये जो इक्वेशन बनेगा वो t के फॉर्मेट में क्या बनेगा 2t प्लस 1/t, 1 को उधर भेज दो तो ये 7 - 1 6 आ जाएगा, तो इक्वेशन जो जनरेट होगा वो क्या हो जाएगा 2t² - 6t प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक बात है। तो यहां से अपने को t का जो वैल्यू है वो क्या मिलने वाला है, अगर ध्यान से सोचे तो t का वैल्यू क्या मिल रहा है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा तो 6 प्लस माइनस √b² - 4 इसे डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, है ना। तो ये 6 प्लस माइनस 28 हो जाएगा, 28, तो 2√7/4 हो जाएगा ना। तो अगर मैं बात करूं तो ये तो इरेशनल वैल्यू आ गया यार, इरेशनल वैल्यू आ गया तो कहां सॉल्व कर पाओगे, इम्पॉसिबल सा सिचुएशन हो जाएगा। इरेशनल वैल्यू क्यों आया वो भी सवाल है, हाँ आएगा क्यों नहीं, क्योंकि हमने तो गलत ही किया, उधर 4 था इधर 7 लिख दिया, तो ये 3 होगा, ये 3 होगा तो ये भी 3 होगा, तो क्वाड्रेटिक का जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा और 2t - 1 इंटू t - 1, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं t का वैल्यू यहाँ से 1 आ रहा है और हाफ आ रहा है, अगर t का वैल्यू 1 आ रहा है और हाफ आ रहा है मतलब मैं बोल सकता हूँ कि log 2x प्लस 3 टू द बेस 3x प्लस 7 का वैल्यू एक बार 1 आ रहा है और दूसरी बार हाफ आ रहा है, तो अगर मैं इसको देखूं तो हमें क्या समझ में आएगा कि 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 3x प्लस 7 होल टू द पावर 1, दैट इज 3x प्लस 7, तो यहाँ से x का वैल्यू अगर सॉल्व करोगे तो -4 आ रहा है, ठीक है। और अगर दूसरा वाला देख लेता हूं तो 2x प्लस 3 का वैल्यू जो आपको मिलेगा वो स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 7 हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायरिंग कर लेते दोनों तरफ, तो 2x प्लस 3 होल स्क्वायर जो होगा वो 3x प्लस 7 के इक्वल आ जाएगा, 4x² प्लस 6 इंटू 2 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 3x प्लस 7 हो जाएगा, तो यहाँ से अपने को मिलेगा 4x² प्लस 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 0,
ठीक बात है, क्लियर है। तो कहानी जो है वो कुछ आपको लग रहा है क्या, फैक्टराइज होने वाला है शायद 8x + x + 2। तो यहाँ से जो x का वैल्यू आने वाला है तो मुझे लग रहा है एक तो -2 हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा -1/4। तो अल्टीमेटली जो x का वैल्यू हमें दिख रहा है क्या -2 सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पे चेक कर लो। -4 + 3 -2 तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है बिकॉज इधर नेगेटिव आ रहा है और स्क्वायर रूट क्वांटिटी हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। देख इधर 1 आ रहा है और इधर -1 आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। इसीलिए मैं बोलता था हमेशा कि अगर स्क्वायरिंग करेगा तो एक्सेस सॉल्यूशन आएगा। किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के टाइम अगर मैं स्क्वायरिंग करता हूं तो उसका डिग्री को मैं चेंज कर देता हूं और डिग्री अगर चेंज हो जाता है किसी इक्वेशन में सॉल्विंग के टाइम तो उसका एक्सेस सॉल्यूशन आने का चांसेस हो जाता है। समझ में आ रहा है ना। दो चीज बहुत गंदा चीज है जो स्टूडेंट हमेशा मिस्टेक करते हैं और करना नहीं चाहिए, मास्टर बताता भी नहीं उसको। एक है आपका लॉस ऑफ रूट, एक है आपका लॉस ऑफ रूट और दूसरा कंसेप्ट है एक्सेस सॉल्यूशन वाला कंसेप्ट। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। कभी भी फैक्टर को आपको कैंसिल नहीं करना है, वेरिएबल जिसमें है, ठीक है। अभी ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि 2x = 2 है तो इसको कैंसिल नहीं कर सकते, बराबर कैंसिल करो। बट बच्चे क्या करते हैं ना, कभी कभी करते हैं ना कि x × x - 1 = अगर x है तो x उड़ा देगा और बोलेगा x - 1 = 1 therefore x = 2। बट उसने ये सोचा ही नहीं कि x = 0 भी यहाँ पे हो सकता है। आप बोलोगे क्या बोल रहे हो सर, x = 0 कहां से आएगा, x = 0 दिखाता हूं। x × x - 1 -x = 0 अगर मैं इस तरीके से लिखता हूं कैंसिल ना करके तो x कॉमन आ जाएगा और x - 1 -1 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये बनेगा क्या, x × x - 2 = 0। तो आइदर x = 0 और x - 2 = 0, therefore x = 0 और 2 आएगा। तो अगर आप फैक्टर को कैंसिल कर देते तो आपका क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ रूट हो जाएगा। यानी कि रूट 2 आने वाला था, इस इक्वेशन का जो रूट्स है वो 2 होगा। देखो ना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, x × x x² - x = x। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक सॉल्यूशन कैसे आ सकता है, 2 सॉल्यूशन आएगा, 2 और 0। बट जिस बच्चे ने इसको x और x कैंसिल कर दिया तो उसके पास एक ही सॉल्यूशन आएगा, सिर्फ x = 2, जो कि गलत हो जाएगा उसका। समझ में आ रहा है ना। तो ये होता है लॉस ऑफ रूट। अगर आप फैक्टर को कैंसिल करोगे विद वेरिएबल, वेरिएबल वाला फैक्टर, 2 के बात नहीं कर रहा हूं, वेरिएबल वाला फैक्टर अगर उड़ाओगे आप तो आपका लॉस ऑफ रूट होगा। और अगर आप कभी भी स्क्वायरिंग करके सॉल्व करते हो तो एक्सेस सॉल्यूशन आने का चांसेस हो जाता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। इस इक्वेशन में x = -2 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, -1 = 1 आ रहा है, जो कि एब्सर्ड रिजल्ट है। समझ में आया ना। बट स्क्वायरिंग करके सॉल्व करने बाद -2 इज वन ऑफ द सॉल्यूशन आपको मिल रहा है, जो कि अगर आप बिना चेक किए आंसर दे दोगे ना तो आपका गलत हो जाएगा। -2 एक्सेप्ट ही नहीं होगा बिकॉज -2 के लिए एक्सेस, -2 के लिए ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, दैट इज -2 विल बी द एक्सेस सॉल्यूशन, द -1/4 एक्सेप्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी तक हमारे क्या क्या कंफर्म हुआ, x = -1/4 एंड -4 अभी तक आंसर कंफर्म हुआ। बट अभी भी मैं फाइनल इक्वेशन को चेक नहीं किया, जब तक मैं इसको चेक नहीं करूंगा तब तक मैं कंफर्म कुछ बोल नहीं सकता। -4 को उठाओ, -4 उठाओगे तो ये नालायक क्या हो जाएगा, -12 + 7 -5 बेस नेगेटिव हो जाएगा। अगर बेस नेगेटिव होता है तो क्या लॉगरिथम डिफाइंड होता है, नहीं। मतलब अगर x का वैल्यू -4 होता है तो ये वाला टर्म जो है वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। अगर ये वाला टर्म अनडिफाइंड हो गया, ये लॉगरिथम अनडिफाइंड हो गया तो पूरा इक्वेशन का कोई एग्जिस्टेंस बचेगा ही नहीं और उसी के साथ साथ -4 जो है वो भी रिजेक्ट हो गया। बट -2 रिजेक्ट होने का लॉजिक अलग था, -4 रिजेक्ट होने का लॉजिक अलग है। -2 रिजेक्ट होने का लॉजिक भी यहां से आप देख सकते हो, पुट -2 x = -2, दिस बेस विल बी नेगेटिव। ये बेस तो तब 1 होगा, 1 तो बेस में हो नहीं सकता और ये नेगेटिव हो गया, तो -2 बेस का एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हो और एक्सेस सॉल्यूशन का एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हो। बट -4 के लिए कोई एक्सेस सॉल्यूशन का कांसेप्ट नहीं है, वो रिजेक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ बेस, क्योंकि बेस नेगेटिव हो रहा है x का वो वैल्यू पुट करने से। अभी x का -1/4 पुट करो, ये पॉजिटिव है 1 से भी बड़ा है, ये पॉजिटिव है 1 से भी बड़ा है और ये दोनों तो डिफाइन होगा ही, ठीक है, क्योंकि ये क्या है 2x + 3² पॉजिटिव है हमेशा और 0 - 3/2 पे होगा जो कि है नहीं x का वैल्यू और ये भी पॉजिटिव रहेगा। समझ में आ रहा है ना। तो -1/4 सारे जगह पे सेटिस्फाई हो रहा है, तो ओनली पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाई the given equation is x = -1/4। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप आईडी आपको पूछ सकता है कि बोलेगा फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x दिस इक्वल टू 4। ऑप्शन में -2 भी रहेगा, ऑप्शन में -1/4 भी रहेगा, ऑप्शन में -4 भी रहेगा। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है, पक्का। आपको बोलेगा टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। ऑप्शन में दे देगा 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन,
डी में दे देगा नो सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 सॉल्यूशन। बट अगर आप ध्यान नहीं देते हो तो 2 सॉल्यूशन भी दे सकते हो। अगर थोड़ा सा आपको ध्यान देना आता है तो आप 2 सॉल्यूशन दे सकते हो या फिर 3 सॉल्यूशन दे सकते हो, जो कि गलत हो जाएगा आपका। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए मैं बोल के देता हूं आपको कि लॉगरिथमिक इक्वेशन सॉल्विंग के टाइम आपको हमेशा क्या करना है, जो वैल्यूज आएगा x का उसमें एक्सेस सॉल्यूशन आने का चांसेस बराबर होता है, तो आप उसको फाइनली एक बार फाइंड गिवन इक्वेशन जो है उसमें पुट करके चेक करके फिर फाइनल आंसर दो क्या वो उसका सॉल्यूशन है या नहीं। समझ में आ रहा है? तो काफी सारे कंसेप्ट जो है इस क्वेश्चन से हमें सीखने को मिला और मैं उम्मीद करूंगा कि सारे चीज जो है वो आप बहुत ही अच्छे से अपने अंदर घुसा करके रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इरेज हो गया थोड़ा बहुत, फिर भी मुझे दिख रहा है, पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं। मैं लिखने का प्रयास करता हूँ वापस। लॉगरिथम ऑफ बेस 10 3 पावर x और 2 पावर 4 माइनस x और इधर है 1 प्लस। बड़ा अजीब सा सवाल है यार, कुछ हवाई नहीं लग रहा है देख के, है ना? ऐसे आपको लग सकता है, ठीक है? बट अगर आप तरीके से देखोगे तो थोड़ा बहुत आपको समझना शुरू होगा चीज। देख समझ जाओगे आप, इतना भी डिफिकल्ट सेक्शन नहीं है। 3 पावर x माइनस 2 पावर 4 माइनस x, ठीक है? चलो आगे बात करते हैं 1 का। 1 प्लस 1/4। देख 1/4 को ना मैं यहाँ पे नहीं रख रहा हूँ, मैं 1/4 को इधर ले लेता हूँ। तो 16 टू द पावर 1/4 का आंसर क्या होगा? 2 होगा, बिकॉज 2 टू द पावर 4 और 1/4 कैंसिल हो जाएगा। तो ये log 2 बेस 10 बोल सकते हैं। और इधर भी मैं x/2 रखने का मन नहीं है, मैं इसको पावर में लेके चला जाऊंगा, ठीक है? तो ये 4 टू द पावर x/2 बेस 10 है और 4 टू द पावर 4 को क्या लिख सकता हूँ? 2 स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 2 टू द पावर x। और 1 को क्या लिख सकते हैं? 1 को 1 ना लिख करके सेम बेस में लिखो ना। यहाँ पे बेस 10 है, यहाँ पे बेस 10 है, तो बेस 10 में अगर लिखना चाहते हो तो अंदर भी बेस वही लिखना पड़ेगा जो बेस में है, बिकॉज ये दोनों जब सेम होगा तभी तो आंसर 1 आएगा ना। तो ये देख अभी फॉर्मूला बन गया ना, ये प्रॉपर्टी लगा सकते हो ना अभी। सम कर दो दोनों को तो ये कितना हो जाएगा? log m प्लस log n, log m 20 हो जाएगा और ये चीज जो है वो डिवाइड हो जाएगा ना 2 टू द पावर x। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ठीक है? तो अभी क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे बेस कितना है? 10। अगर log और बेस सेम है तो इन दोनों को अंदर वाले को भी इक्वेट कर सकते हैं ना भाई। इफ log x बेस a is equal to log y बेस a then x is equal to y, कर सकते हैं। तो यहाँ से भी अपन वही चीज करते, देखो 3 to the power x minus 2 to the power 4 minus x is equal to 20 by 2 power x। सही है? तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ से 3 to the power x minus 2 to the power 4 by 2 to the power x is equal to 20 by 2 power x, ठीक है? अभी 2 power x सेम क्वांटिटी है, उसको एक साइड में भेजते हैं, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा? 36 by 2 power x। अभी 2 power x को उधर भेज दे तो 3 power x into 2 power x is equal to 36 हो जाएगा। तो ये a to the power m into b to the power m, ये क्या हो जाएगा? a into b whole to the power m is equal to ये 6 स्क्वायर दिख रहा है और ये हो गया 6 to the power x is equal to 6 स्क्वायर। तो x का जो वैल्यू निकल करके आया वो कितना आया? 2 आया। क्या 2 सेटिस्फाई कर रहा है? चेक करो, ओरिजिनल इक्वेशन 2 सेटिस्फाई कर रहा है क्या? 3 स्क्वायर 9 हो गया और ये 2 स्क्वायर कितना हो गया? 4। 9 माइनस 4 यहाँ पे 5 होगा। इधर 2 स्क्वायर 20 बाई 4 कितना? 5। तो log 5 इक्वल है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन हो जाएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? 1 ही होगा और x का जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा? सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा? 2। देख देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन एंड रूल। ये सारे कहानी बताया जाएगा थियरी ऑफ इक्वेशन में, बट छोटी-छोटी चीज ना मेरे को याद आता है तो मैं बोलता जाता हूँ, ठीक है? सारी चीजें इन डिटेल में ऑफिशियली पढ़ाया जाएगा थियरी ऑफ इक्वेशन वाले चैप्टर में, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला पार्ट है उसमें। बट मैं फिर भी बताता हूँ, अगर किसी इक्वेशन को ना सॉल्व करके, मान लो 3 डिग्री पॉलिनोमियल है, क्यूबिक इक्वेशन है, उसको सॉल्व करके x का वैल्यू आया 2, 2 और 3, तो नंबर ऑफ रूट्स अगर मैं पूछता हूँ या फिर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो क्या बोलोगे? 3 बोलोगे, 2, 2 और 3। बट ये 2 जो है वो रिपीटेड रूट है, वो 2 बार आ गया, ठीक है? ठीक है ना? तो इस प्रकार की चीजों को हम बोलेंगे कि ये तीनों के तीनों नंबर ऑफ रूट्स में काउंट होंगे। बट इसी इक्वेशन का अगर मैं सॉल्यूशन बोलता हूं ना, तो सॉल्यूशन कितना होगा? 2 होगा। जो रिपीटेशन हो रहा है ना, उसको नंबर ऑफ सॉल्यूशन में हम काउंट नहीं कर सकते। ये सब
आईटीजे के पॉइंट में इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछता है, कभी नंबर ऑफ रूट्स पूछता है। अगर एग्जामिनर का ये मन है कि आपका ये नॉलेज टेस्ट करे कि आप सॉल्यूशन और रूट के बीच का बेसिक डिफरेंस पता है या नहीं, तो इसके थ्रू आप कर सकते हैं ना। उसके लिए अलग सा तो कोई क्वेश्चन इस प्रकार से तो बनाएगा नहीं कि इसका सॉल्यूशन क्या है, बट ये सब के बीच में पूछ सकता है ना, ये लॉगरिथमिक इक्वेशन देकर के पूछ सकता है। मान लो इसका सॉल्यूशन 2 2 3 आता है, ठीक है, तो बोल देगा अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है यहाँ पे तो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, 2 हो जाएगा आंसर। अगर नंबर ऑफ रूट्स पूछ रहा है तो 3 हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है, क्लियर है? तो सॉल्यूशन में जो रिपीटेड रूट वाला कंसेप्ट है ना, रिपीटेशन अगर होता है तो वो नंबर ऑफ रूट्स में तो काउंट होता है, बट सॉल्यूशन में काउंट नहीं होता। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हमें। अगला क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से, x इंटू 1 माइनस लॉग 5 बेस 10 इज इक्वल टू, इधर क्या है, लॉगरिथम ऑफ बेस में 10 है, 4 टू द पावर x माइनस 12। ठीक है, तो कितना अजीब सा सिचुएशन है, आप समझ सकते हो। सबसे पहले तो इस 1 को आप पकड़ोगे और बोलोगे सारा कहानी बेस 10 में दिख रहा है, तो तू भी बेस 10 में चला जा। उससे पहले तो हम कुछ नहीं करेंगे, तो ये बेस 10 में जैसे ही चला जाएगा आप बोलोगे अच्छा log 10 बेस 10 माइनस log 5 बेस 10, तो फॉर्मूला लगाते हैं log 10 by 5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? प्रॉपर्टी यूज किया तो ये हो जाएगा आपका, देखो ना ये 2 हो जाएगा ना, तो अभी इस x को पावर में लेके जाओगे तो ये 2 टू द पावर x हो जाएगा ना। ऐसे दिमाग में सॉल्व करना शुरू करो मेरे साथ साथ, ठीक है? तो ये दौड़ेगा बहुत ज्यादा और इसको तेज करना है, तेज, ठीक है? तो log और log बेस सिमिलर है, तो अभी अभी बोला क्या लिख सकते हो, इन दोनों को इक्वेट करा सकते हो ना। 2 टू द पावर x को क्या मान लोगे, t मान लोगे, तो ये हो जाएगा t इक्वल टू t स्क्वायर माइनस 12। खत्म का t का वैल्यू सॉल्व करके निकाल दो, कितना आएगा, t स्क्वायर माइनस t माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो t माइनस 4 इंटू t प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो t का वैल्यू हो जाएगा 4 और माइनस 3। अभी मैंने आपको अच्छे से बोला था, बिकॉज एक्सपोनेंशियल क्वांटिटी ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव आंसर्स, पॉजिटिव नॉट नॉन नेगेटिव, पॉजिटिव आंसर। तो 2 टू द पावर x का वैल्यू आया 4 और माइनस 3, बट 2 टू द पावर x अगर हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है तो माइनस 3 क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो 2 टू द पावर x का आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 2 स्क्वायर हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या होगा, 2। मान लो अगर 2 टू द पावर x का आंसर 3 होता, यहाँ पे 3 आ जाता, तब तो वो एक्सेप्ट होता, तब हम x का वैल्यू कैसे लिखते, if 2 power x equal to 3 then x will be logarithm of 3 to the base 2 by the definition of logarithm। समझ में आ रहा है ना? तो इस प्रकार से आप कहानी जो है उसको अंजाम दोगे, ठीक है? चलो आगे देखते हैं। चलो अगला इक्वेशन जो है ना वो आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने आपको एक इक्वेशन नहीं दो इक्वेशन दे दिया, और वो उसको आप साइमल्टेनियस इक्वेशन बोल सकते हो, ठीक है? x और y दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराया है, यहाँ पे दो वेरिएबल अगर दिया तो दो इक्वेशन देना पड़ेगा, नहीं तो सॉल्व कैसे करोगे, ठीक है? नंबर ऑफ वेरिएबल अगर नंबर ऑफ इक्वेशन के बराबर नहीं हुआ तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है? वैसे क्वेश्चन बताया था। चलो तो यहां से अपने को सॉल्व करना है, ठीक है? तो आपको समझ में आ रहा होगा ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस है, तो इसको सॉल्व करने के लिए अपने को लॉगरिथम, एक ही टूल है जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को रिड्यूस कर देता है, वो दुनिया में कौन है, लॉगरिथम है। तो इसको अपन अगर रिड्यूस करें तो क्या करें, दोनों तरफ लॉग लगाते हैं। मैंने हमेशा बोला जब भी आप लॉग लगाओगे तो सिंपलेस्ट बेस मान लो, सिंपलेस्ट बेस, हमेशा आप कंफर्टेबल रहोगे। बेस क्या मान लो, 10 मान लो, ज्यादा इधर उधर का सोचना ही नहीं है, सिंपलेस्ट बेस मान लो, ठीक है? अगर आपको सॉल्व करने वाला क्वेश्चन दे रहा है, समझ में आया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको सोचना पड़ेगा। अभी ये लास्ट वाला क्वेश्चन आप देखोगे, बेस का खेल है पूरा पूरा, ठीक है? तो ये x+1 बाहर चला जाएगा, है ना, और इधर आ जाएगा log 5। तो log 5 को पहले की तरह 10/2 लिख दो, पूरा क्वेश्चन को 2 और 3 में कन्वर्ट कर दूंगा, 10/2 लिख दो, तो ये log 10 base 10 1 हो जाएगा, माइनस log 2 base 10 हो गया, इज इक्वल टू y log 6 base 10 क्या हो जाएगा, log 2 base 10 प्लस log 3 base 10, ठीक है? समझ में आ रहा है? उधर क्या आ जाएगा आपका x प्लस वाई इंटू log 2 base 10 इज इक्वल टू x माइनस वाई इंटू log 3 base 10। अभी दो इक्वेशन बन गए इन टर्म्स ऑफ x एंड y, इन दोनों को सॉल्व करना है। मतलब क्या
किसी भी एक जगह से आप x का वैल्यू निकालो और y का वैल्यू मतलब x का मतलब मान लो इस इक्वेशन से मैं y का वैल्यू निकाल देता हूँ, ठीक है, y का वैल्यू निकाल देता हूँ, कितना होगा x प्लस 1 माइनस log 2 बेस 10 डिवाइडेड बाय ये चीज नीचे आ जाएगा log 2 बेस 10 प्लस log 3 बेस 10 और ये वैल्यू जो है वो मैं ले जाकर के यहाँ पे पुट कर दूंगा, या फिर आप यहाँ से भी y का वैल्यू निकाल दो, एक काम करो ना, यहाँ से भी y का वैल्यू निकाल दो और फिर इक्वेट कर दो। एलिमिनेशन मेथड जो आप यूज करते थे ना सॉल्व करने के लिए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को, वही चीज आपको करना है। ये सारे के सारे क्या है, लीनियर सिस्टम है ना, बस कोएफिशिएंट जो है वो थोड़ा सा गंदा आपको दिख रहा है। तो y का वैल्यू अगर आप निकालना चाहो तो क्या होगा, y into log 2 base 10 plus log 3 base 10 is equal to x into log 3 base 10 minus log 2 base 10, ठीक है। तो यहां से ही दिख रहा है, ये लिखने का भी जरूरत नहीं, यहां से क्लियरली दिख रहा है फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 इट इज क्लियर, ये दोनों पार्ट क्या है, सेम हो गया ना। तो फ्रॉम 1 into अपन ये बोल सकते हैं क्लियरली कि x plus 1 into 1 minus log 2 base 10 is equal to x into log 3 base 10 minus log 2 base 10। समझ आ रहा है, क्लियर है। चलो तो x into 1 minus log 2 base 10 plus 1 minus log 2 base 10 is equal to x into log 3 base 10 minus log 2 base 10, ठीक है। तो इस चीज को उधर भेज कर तो x into ये क्या हो जाएगा log 3 base 10 और ये जब माइनस होकर के जाएगा तो ये प्लस log 2 base 10 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना, तो -1 बचेगा सिर्फ, ठीक है। और इधर रहेगा 1 minus log 2 base 10, तो x का जो वैल्यू आया वो क्या आया 1 minus log 2 base 10 डिवाइडेड बाय log 3 base 10 minus 1। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया, वही x का वैल्यू अगर आप यहाँ पे डाल देते हो तो सिंपलीफाई होकर के y का वैल्यू आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो जो भी वैल्यू आएगा वो बड़ा आएगा थोड़ा सा एक्सप्रेशन और लॉग के टर्म में आएगा, ठीक है। मुद्दे का चीज आपको वेरिएबल का वैल्यू निकालना है तो कांस्टेंट फॉर्मेट में आना चाहिए, क्या है कांस्टेंट फॉर्मेट में आ रहा है, देखो 1 minus log 2 base 10 डिवाइडेड बाय log 3 base 10 minus 1, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरा क्वेश्चन को आप समझ सकते हो, सिंपल प्लेटफॉर्म है, जैसे आपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन किए थे क्लास 10 में उसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। बट यहाँ पे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्व हो गया जो कि डायरेक्टली आपको लीनियर इक्वेशन नहीं लग रहा है, तो लॉगरिथम यहाँ पे इन्वॉल्व करोगे। दुनिया में इकलौता टूल है लॉगरिथम जो नेपियर ने निकाला था, जो एक्सपोनेंशियल को एक लीनियर में कन्वर्ट कर देता है, और वही आप अप्लाई करके एक एक्सपोनेंशियल दो इक्वेशन को दो लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट किए इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, और उसके बाद बस इसको आपको इस फॉर्म में देखना, नजरिया बदलो, ठीक है, देखने का नजरिया को चेंज करो, इस फॉर्मेट में देखना पड़ेगा कि ये भी x प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में है। समझ में आ रहा है। अगर दो इस प्रकार के इक्वेशन आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाता है तो आराम से आप इन दोनों को सॉल्व कर पाते हो, और वही चीज आपको यहाँ पे भी करना है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन को और बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या पूछा गया है। नोट कर लीजिएगा ये सब आप पॉज करके, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, x to the power logarithm of x base 4 is equal to 2 to the power 3 into log x base 4 plus 3, ठीक है। चलो तो अपन यहां से क्या कर सकते हैं, देखो अब ध्यान से देखो, समझने का प्रयास करो। यहाँ पे भी log बेस 4 है, दो जगह पे log दिख रहा है, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे। यहाँ पे भी बेस 4 है, यहाँ पे भी बेस 4 है, और यहाँ पे एक और x दिख रहा है वेरिएबल। तो अगर दोनों तरफ लॉगरिथम अप्लाई कर देता हूं विद बेस 4 तो ये भी सिंपलीफाई हो जाएगा, ये भी log x बेस 4 आ जाएगा, ये भी बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे भी log 2 बेस 4 आराम से सिंपलीफाई होकर हाफ आ जाएगा। समझ में आ रहा है। उस थॉट के साथ मैं दोनों तरफ log लगा रहा हूं, तो ये पावर सबसे पहले बाहर आ गया, फिर ये क्या हो जाएगा log x बेस 4, देखना लॉग लगा दिया, इधर पावर बाहर आ गया और ये log x बेस 4 हो गया। इधर क्या हो जाएगा, सबसे पहले पावर बाहर आएगा, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, और इधर क्या आएगा log 2 बेस 4। अभी ये log 2 बेस 4 ये 2 स्क्वायर हो जाएगा, पावर बेस का जो पावर है वो हाफ होकर के बाहर आएगा, रेसिप्रोकल होकर के, तो यहाँ पे 3/2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। अब इस क्वांटिटी को आप क्या मान लो, ये सेम दिख रहा है ना, इसको t मान लो, तो ये क्या हो जाएगा t स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 into t प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा 3t/2 प्लस 9/2। तो इक्वेशन जो बनेगा वो 2t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 9 इज इक्वल टू 0।
दैट इज -6t + 3t - 9 = 0। तो ये इजीली सिंप्लीफाई होकर के 2t + 3 × t - 3 = 0 हो गया, जहां से t का वैल्यू आपको 3 और -3/2 मिल रहा था। और t का वैल्यू अगर ये मिला मतलब आपको log x बेस 4 का वैल्यू मिला 3 और -3/2, तो x का वैल्यू हो जाएगा 4³ और इधर से हो जाएगा 4⁻³ तो ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा आपका 1/√64। समझ में आ रहा है ना? तो ये दो पॉसिबल सॉल्यूशन आपके पास आ रहा है। बस इतना सा ध्यान देना चाहिए कि log के अंदर x लिखा हुआ है मतलब x पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ पे log के अंदर x लिखा हुआ है मतलब x पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ पे x लिखा हुआ है मतलब x बेस में है, एक्सपोनेंशियल टर्म, ये एक्सपोनेंट है और ये बेस है। बेस में लिखा गया मतलब >0 होने के साथ साथ ≠ 1 भी होना चाहिए, मतलब जो x का कंडीशन है वो ये है पॉजिटिव होगा और ≠ 1 होने से ही आंसर करेक्ट है। तो दोनों के दोनों पॉजिटिव भी है और 1 के इक्वल भी कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे जो दोनों होगा वो दोनों ही दोनों क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अदरवाइज अगर आपके पास समय है ज्यादा तो आप पुट करके यहाँ पे चेक करके देख सकते हो, दोनों ही सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाला होता है ना उसको आप आसानी से सोच सकते हो। अब ये समझ में आ रहा होगा कि सॉल्व करने के बाद दो ही चीज ध्यान में रखना चाहिए, एक तो हमारा प्रॉपर्टी जो है वो काफी स्ट्रांग होना चाहिए ताकि उसको हम अप्लाई कर पाए। तरह तरह का इक्वेशन आपको सॉल्व करना पड़ेगा तभी जाकर के आप सीखेंगे चीजें। दूसरी बात है कि फाइनली सॉल्यूशन निकालने के बाद क्वेश्चन में पैड पुट करके हमें चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि हमेशा इस प्रकार के इक्वेशन में सर ने बोला है एक्सेस सॉल्यूशन का चांसेस रहता है। और अगर आप सॉल्व करने के दौरान कभी भी स्क्वायरिंग कर रहे हैं तब तो उसी जगह पे जहां से स्क्वायरिंग कर रहे हैं उसी जगह पे पुट करके आप चेक कर लो तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन में हो रहा था, है ना? ये दोनों चीजें अगर आप याद रखेंगे और सवाल खूब से प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रोफाइल में आपको कोई दिक्कत होने वाला है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। विच वन इज ग्रेटर बोला है, विच वन इज ग्रेटर। ठीक है, तो एक वैल्यू मान लेते हैं, x मान लेते हैं इसको, ठीक है, और दूसरे वाले को मान लेते हैं log 25 बेस 17। मैंने आपको हमेशा बोल के दिया ये चीज, कंपेयर अगर करना है हमेशा लॉगरिथम में सॉल्व करो, कुछ भी करो, बेस अगर सेम होता है, बेस सेम करने का चीज हमेशा हम सोचते हैं, हमेशा ये सोचते हैं कि किस प्रकार से दो लोग को अगर कंपेयर करना है, सिंप्लीफाई करना है एक साथ, तो बेस को कुछ ना कुछ करके सेम बना देते हैं। तो यहाँ पे बेस को आप सेम बना सकते हो, देखो ना, इसको आप 5² लिख दो, बेस 17 लिख दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा log 5 बेस 3। अब ये 5² है तो ये 2 log 5 बेस 17 है ना, यहाँ पे 5 सेम दिख रहा है। अगर ये नीचे चला आता है तो कंपेयर करने में आसान हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो देख, इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 / log 17 बेस 5 लिख सकता हूँ। समझ आ रहा है मेरी बात? ठीक है, इस 2 को 2 ना लिख करके मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, समझ आ रहा है, और यहाँ पे हाफ लिख देता हूँ, लिख सकता हूँ, बराबर लिख सकता हूँ पूरा। तो देख, ये हाफ अगर उधर चला जाता है तो ये क्या हो जाएगा, √17। समझ में आ रहा है? तो पूरा कंपेयर करने का हालत मैंने बना दी ना, पूरा यहाँ पे पूरा सिचुएशन तैयार हो गया। ठीक है, अभी आपको ये पता है कि 3 √17 से छोटा होता है। अगर 3 √17 से छोटा होता है तो इतना कंफर्म है कि ये वैल्यू जो है वो इस वैल्यू से छोटा होगा। कब होगा ऐसे? जब बेस 1 से बड़ा होता है। मैंने आपको अच्छे से शीट में देखिएगा, इनइक्वालिटी में लिखा गया है कि अगर बेस 1 से बड़ा है और x y से छोटा है तो log x बेस a log y बेस a से बड़ा होगा, छोटा होगा। और अगर x y से छोटा है तो इनइक्वालिटी उल्टा हो जाएगा। कब? जब आपका बेस जो है वो 0 से 1 के बीच में रहेगा, दैट इज 1 से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि 1 से छोटे वाले बेस का ग्राफ डिक्रीजिंग हो जाता है। अगर ये वैल्यू इससे छोटा है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगा वो बड़ा हो जाएगा इससे, ये छोटा हो जाएगा ना, इससे ये छोटा हो जाएगा, b a से छोटा हो जाएगा, जहां पे इसके कोरस्पॉन्डिंग जो b का वैल्यू था b डैश a डैश से बड़ा था, बट अल्टीमेटली b डैश का जो लॉगरिथम आया वो छोटा हो गया, उल्टा हो गया। ये देखो उल्टा हो जाएगा। कब? जब बेस < 1 होगा। अगर बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी सेम रहता है, बिकॉज ग्राफ कैसे होता है, इंक्रीजिंग ग्राफ होता है। ठीक है, तो अब इतना से समझ सकते हो कि 3 √17 से अगर छोटा है, यहाँ पे बेस 1 से बड़ा है, तो log 5 दोनों तरफ अगर ऑपरेट भी करेंगे तो ये चीज इससे बड़ा होगा। अगर इसका डिनोमिनेटर इससे बड़ा है तो जब डिनोमिनेटर जितना बड़ा ओवरऑल एक्सप्रेशन उतना ही छोटा, 1/10 बड़ा है या 1/100 बड़ा है, ऑब्वियसली 1/10 बड़ा है।
तो इसका डिनोमिनेटर इससे छोटा है, मतलब ये एक्सप्रेशन इससे बड़ा होगा। समझ में आ रहा है ना, मतलब x जो है वो y से बड़ा होगा। आपने चेक कर लिया, मतलब ये कहानी इससे बड़ा होगा। कौन ग्रेटर होगा? पहला वाला ग्रेटर होगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए मैं बोलता हूं कि बेस का खेल बहुत ज्यादा है लॉगरिथम में। कभी भी आप कुछ भी करो, यहां पे देखो कंपैरिजन में भी हमने बेस का कंसेप्ट लगा करके इजीली कंपेयर कर दिया। समझ में आ रहा है? बेस का कंसेप्ट लगा करके इजीली हमने कंपेयर कर दिया। बेस को दोनों को सेम कर दो, फिर आप एक्सपोनेंट को आराम से कंपेयर कर सकते हो। जब तक बेस सेम नहीं होगा लॉग में, तब तक आप ना ग्राफ से चेक कर सकते हो, ना आप कोई प्रॉपर्टी लगा पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि जितने भी प्रॉपर्टी है, जितने भी ग्राफ से, सारे के सारे सेम बेस के लिए वैलिड है। इसीलिए हम बेस को सेम बनाने के लिए इतना पागल रहते हैं। सबसे पहले उसी जगह पे सोचते हैं। समझ आ रहा है? क्लियर है? चलो अभी देख लेते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं अपना प्रीवियस ईयर से पिक किया। ठीक है ना, हालांकि ये सारे क्वेश्चन जी के क्वेश्चन मैं आपको कोई भी क्वेश्चन क्लास में नहीं कराता हूँ, क्लास में मैं अपना पढ़ाता रहता हूँ। उसके बाद है ना, किसी भी चैप्टर में आप ये नहीं देखोगे कि मैंने ये कोई जे का क्वेश्चन करा के दिया। मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं इस प्रकार से पढ़ा दूं ताकि जे का सारा क्वेश्चन या फिर बोर्ड का किसी भी एग्जाम में कोई भी सवाल आए तो आपसे वो बन जाए। तो चेक करके देख लेना शीट में जितना भी आईटी के पुराना क्वेश्चन है वो अगर आपसे बन गया। ये तो पहला शीट मिला ना आपको, जहां पे प्रीवियस ईयर आईटी का क्वेश्चन मिलेगा आपको। सेट में तो जो भी क्वेश्चन था वो तो जेईई मेंस का था, ये ट्रिपल ई का था। ठीक है, क्योंकि सेट तो आईटी के सिलेबस में नहीं होता। पहला शीट मिला जो आईटी का कंटेंट है, मतलब प्रीवियस ईयर है। ठीक है, तो करके देखिएगा पूरा लॉगरिथम का शीट कंप्लीट करने के बाद करके देखिएगा कि प्रीवियस ईयर जिस प्रकार से सर पढ़ा रहे उसी प्रकार से सीखने के बाद क्या हमसे आईटी का सवाल बन रहा है ही नहीं बन रहा है। अगर बन रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बन रहा है तो गड़बड़ है। ठीक है, देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन मैंने पिक किया है। इतना भी अच्छा नहीं है, आपका माइंड 2 साल बाद इतना मैच्योर हो जाएगा कि इस प्रकार का अच्छा कभी भूलेंगे नहीं। इस प्रकार की क्वेश्चन 1 और मोर देन 1 है, 2013 में आया था जे एडवांस में। रिसेंट ही क्वेश्चन है ना, ज्यादा पुराना नहीं है। 1 और मोर देन 1 मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। अभी मैं क्या कर रहा हूं ना, यहाँ पे एकदम सिंपल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना किसको नहीं आता है बोलो तो? लॉग ले लेगा दोनों तरफ, आराम से सॉल्व कर लेगा। x इधर आ गया, x log 3 is equal to x minus 1 log 4। समझ में आ रहा है ना? तो x log 3 ये सॉल्व करना सबको आता है। ये कोई इक्वेशन हुआ क्या? log 4। ठीक है, तो यहां से x का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? log 4 डिवाइडेड बाय log 4 माइनस log 3। ठीक है, क्लियर है? पक्का? चलो अभी हम सोचते धीरे धीरे। क्या सोचेंगे धीरे धीरे? देखिए, सबसे पहले अभी जो मैंने दोनों तरफ लॉग लिया था, क्या मैंने बेस स्पेसिफाई किया था? नहीं, बेस मैंने आपको बोल के नहीं दिया था कि बेस मैंने क्या लिया। बट आपको हमेशा पता होना चाहिए जब भी दोनों तरफ आप लॉगरिथम ऑपरेट करोगे, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, इसको सॉल्व करने के लिए लॉगरिथम ऑपरेट करना होगा। जब भी आप करोगे तो आपको बेस कंसीडर करना होगा कुछ ना कुछ। आप लिखो या ना लिखो वो आपके ऊपर है, बट कंसीडर करना होगा और दोनों साइड में सेम बेस होना पड़ेगा, तभी आप ले सकते हो। अगर दोनों साइड में अलग अलग बेस हो गए तब तो आप नहीं लिख पाओगे ना। तो चलो अपन सोचते कि क्या हो रहा है यहाँ पे। सबसे पहले मैं ए ऑप्शन पे नजर डालता हूं, उधर देखता हूं बेस क्या है? 3 है। फिर बी ऑप्शन देखता हूं, उधर बेस 2 है। फिर सी ऑप्शन देखता हूं, उधर बेस 4 है। डी ऑप्शन में बेस 2 है। मतलब अलग अलग ऑप्शन जो उन्होंने डिजाइन किया वो अलग अलग बेस लेकर के डिजाइन किया। मतलब इनडायरेक्टली वो हमसे ये टेस्ट करना चाहते हैं कि अलग अलग बेस लेकर के अगर करेंगे तो अलग अलग आंसर आएगा। ऑब्वियसली अल्टीमेटली सॉल्व करने के बाद जो फाइनल वैल्यू आएगा वो सेम होगा, वो सारे आंसर का सेम होगा, बट फॉर्म तो अलग अलग है ना, बेस तो अलग अलग है सब जगह पे, तो आंसर अलग अलग दिख रहा है बट है तो एक ही आंसर। कैलकुलेटर में दबा वैल्यू अगर पुट करोगे सबका log 2 बेस 3 log 4 बेस 3 तो अलग अलग एक्सप्रेशन से आंसर सेम आएगा, बट यहाँ पे डिस्प्ले तो वो लोग अलग अलग फॉर्मेट में किया है, तो मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट तो हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बेस 2 लेकर के चेक कर लेता हूं। मान लो मैंने दोनों तरफ बेस 2 लिया, तो यहाँ पे भी log का बेस क्या आएगा? 2 आएगा। अगर यहाँ पे log का बेस 2 आ जाता है तो ये सिंप्लीफाई होकर के 2 हो जाएगा, ये सिंप्लीफाई होकर के 2 हो जाएगा, माइनस ये क्या रहेगा? log 3 बेस 2। तो 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस log 3 बेस 2, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगर बी ऑप्शन करेक्ट है तो डी ऑप्शन रॉन्ग होगा, बिकॉज डी ऑप्शन भी बेस 2 है। समझ में आ रहा है? अभी मुझे क्या चेक करना है? बेस 3 लेकर के चेक करना है। अगर बेस 3 लेकर के चेक करते तो log 4 बेस 3 होगा, log 4 बेस 3 होगा, log 3 बेस 3 होगा, तो ये क्या हो जाएगा? 2 log
2 बेस 3, 2 स्क्वायर है ना, 2 बाहर जाएगा, इधर भी 2 log 2 बेस 3 माइनस 1। तो ये कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? ये ऑप्शन दिख गया। और फाइनली मुझे क्या चेक करना है? 4 वाला एक और ऑप्शन दिख रहा है। log बेस में अगर 4 रखते हैं तो log 4 बेस 4 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी log 4 बेस 4 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? log 3 बेस 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो सी ऑप्शन भी क्या हो गया? करेक्ट हो गया। तो 1 और मोर देन 1 वाला ऑप्शन है, तो इसका जो आंसर करेक्ट आंसर हो गया वो क्या हो जाएगा? ए, बी और सी तीनों। ठीक है, तो क्या ये टफ क्वेश्चन है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मैं इतना सारी चीज सॉल्व कराने के बाद अगर मैं इस क्वेश्चन को, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको बोलता तो क्या आप नहीं कर पाते? बिल्कुल आप कर पाते, कोई इशू नहीं है। समझ में आ रहा है ना? 3 to the power x equal to 4 to the power x minus 1 क्लियर है? पक्का? दोनों तरफ log ले लेते, log लेकर के एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को लीनियर में कन्वर्ट करके आप सॉल्व कर देते, लॉगरिथमिक इक्वेशन बना के आराम से सॉल्व करते। लीनियर इक्वेशन पूरा दिख रहा है, x का वैल्यू आराम से आ गया, 2 लाइन में आ गया। बट उस सिंपल क्वेश्चन में भी उन्होंने क्या मसाला डाला आप देख सकते हो ना, अलग अलग ऑप्शन बना दिए, अलग अलग बेस लेकर के। इस प्रकार से मैं तो हजारों पॉसिबिलिटी निकाल सकता हूं। बेस 5 लेकर के एक आंसर निकाल सकता हूं, बेस 6 लेकर के एक आंसर निकाल सकता हूं, बेस 7 8 9 अलग अलग इनफाइनाइट आंसर निकाल सकता हूं। बट अगर कैलकुलेटर में सबका वैल्यू दबा करके देखोगे तो सारे एक्सप्रेशन से, ये तीनों ही एक्सप्रेशन से आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। ऐसा हो सकता है क्या एक ही इक्वेशन को 3 एक्स का वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है? समझ में आ रहा है ना? वो अलग बात है, बट डिस्प्ले तो क्या अलग अलग प्रकार से आंसर नहीं आ रहा है। जैसे आप सोचते हैं किसी इक्वेशन का x का वैल्यू आ रहा है 2, ठीक है, तो उसी को किसी ऑप्शन में मैंने लिख दिया, किसी ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने के लिए मान लो मैंने लिख दिया रूट ओवर ऑफ 100 डिवाइडेड बाई 50, मान लो ऐसे लिख दिया, ठीक है ना, रूट ओवर ऑफ 100 या फिर इंटू 100 2। भाई ए ऑप्शन में अगर x का वैल्यू 2 है तो बी ऑप्शन में इस प्रकार से लिख दिया। अभी ये भी तो क्या है, ये 15 नहीं होगा, यहाँ पे 10 और मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना, यहाँ पे 20 लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? 5 होगा, 5 से 10 को कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा आंसर। समझ में आ रहा है? तो डिस्प्ले क्या अलग अलग आंसर, बट है तो सारे के सारे सेम वैल्यू ना। समझ में आया मैंने? डिस्प्ले क्या अलग अलग, बट है तो सबके सब सेम। तो वही चीज उन्होंने चेक करना चाहता था, क्या आप अलग अलग बेस लेकर के वो चीज सोच सकते हो क्या, या फिर आप एक ही बेस लेकर के यहाँ पे आंसर एक ही ऑप्शन को टिक मार दोगे। समझ में आ रहा है ना? आप अलग अलग बेस जो है ऑप्शन में दिया हुआ है, क्या उस चीज को पकड़ पाते हो या नहीं, वही चीज वो लोग टेस्ट कर रहे थे। बाकी कंसेप्ट तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, एकदम रद्दी फालतू सवाल है। समझ में आ रहा है ना? तो उस प्रकार से आप अपना एप्टीट्यूड जो है उसको डिजाइन करो, है ना, उसको इंप्रूव करो, उसको ट्रेन करो। ठीक है, सफिशिएंट टाइम है आपके पास, आप उस प्रकार से उसको ट्रेन करो तो सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं पूरा कहानी जो है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अभी आप अपना लॉगरिथम का शीट जो है वो पूरा कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, और लेक्चर 4 में हम उसका पूरा शीट का डिस्कशन कर देंगे। एक क्वेश्चन देता हूं, सोच के देखना, तो सॉल्व करो, तो इसको करके मेरे को बोलिएगा। ठीक है, क्या था यार, भूल गया। पुराने साल पता नहीं कौन सा एग्जाम में पूछा था यार, उस दिन मेरे को किस बच्चे ने पूछा था ये डाउट। 4 to the power x plus 6 to the power x is equal to हमारे पास था 2 to the power, हाँ ऐसे 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 ही कुछ था, देखा चीज है क्या था पता नहीं। 4 to the power x plus 6 to the power x is equal to, क्या भूल गए यार क्या था। 6 to the power x, तो ये 2/3 होल टू द पावर x हो जाएगा, और ये 2/3 हाँ ये 3/2 होल टू द पावर इक्वल टू 9 to the power x, ऐसे ही था कुछ। ठीक है, ऐसे ही था। इस प्रकार के इक्वेशन को कैसे सॉल्व करूं। ठीक है, यहाँ पे अगर इक्वालिटी होता, दो टर्म होता, मैंने सम लगा दिया, ठीक है ना। इसी प्रकार का इक्वेशन था, मैं भूल गया, शायद मैं टेलीग्राम में आपको बता दूंगा, भूल गया। कोई मैंने वो उसी दिन पूछा था यार, इक्वेशन इस प्रकार था। ठीक है, तो यही था क्वेश्चन, इसी को आप सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करके x का वैल्यू जो है वो निकालिएगा, है ना। तो अगर अपन देखें ध्यान से तो लॉगरिथम जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया हमेशा हमेशा के लिए। लेक्चर 4 आएगा, उसमें अपन पूरा डिस्कशन करेंगे जो शीट है उसका। बट अभी आपका होमवर्क पूरा है, पूरा लॉगरिथम। ठीक है, अभी आप पूरा कर सकते हो, शीट को कंप्लीट करो, थर्सडे के अंदर सारी कहानी कंप्लीट करो। आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे। अलविदा। अगर कोई डाउट होता है तो टेलीग्राम में पूछ लीजिएगा। ठीक है।